नमस्कार, जय भारत। क्या हाल चाल है भाई? कैसे हो? गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एवी क्लियर, एवी क्लियर, एवी फटाफट। एवी क्लियर, सब लोग उठा करो जल्दी से। ओके, ठीक है। शुरू के आधे घंटे आने खत्म किया जाएगा, उसके बाद शुरू होगा सॉल्यूशन। राइट? ओके ओके ओके। शुरू के आधे घंटे आने खत्म किया जाएगा और बाद में उसके स्टार्ट होगा आधे घंटे बाद सॉल्यूशन। राइट? सबको समझ में आ गई बात? अंगूठा दिखा दो। क्लियर? अब शुरू करते हैं, बचा हुआ आयनिंग निपटाते हैं पहले और फिर शुरू करेंगे सॉल्यूशन। ठीक है? सबको सारी बातें क्लियर? जो मैं कोई बीच में ना पूछना आपकी सॉल्यूशन कब होगा, कब शुरू करोगे। आधे घंटे बाद। डन? चलिए, अंगूठा दिखाई फटाफट। चैट बंद कर रहा हूं मैं, चैट बंद कर रहा हूं मैं फटाफट और शुरू कर रहा हूं बचा हुआ पार्ट। कहां तक पहुंच गए थे जल्दी से बताओ, कुछ याद आता है? हेलो, कहां तक पहुंच गए थे जल्दी से? यस, हाँ, लास्ट बात बताई थी एम्फी प्रोटिक। यस, अब सही बात बोली, एम्फोटेरिक नहीं, एम्फी प्रोटिक। चलो, चैट बंद, काम चलो। स्लाइड नंबर 1। पिछली क्लास में खत्म हो जाता है ये, लेकिन कुछ दिक्कत की वजह से नहीं हो पाया। ठीक है? विद इन 30 मिनट्स। थ्योरी का नाम चला था ब्रॉन्स्टेड। ठीक है, चलिए। और आप इसके फायदे गिन रहे थे। फायदा नंबर 1, इस व्यक्ति ने एक कंसेप्ट बताया जिसको बोलते हैं हम लोग एम्फीप्रोटिक। एम्फीप्रोटिक क्या होता है समझिए। जो लोग प्रोटॉन दे भी सकते हो और प्रोटॉन ले भी सकते हो। अगर ये लोग प्रोटॉन यहां से निकाल देंगे तो ये ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग प्रोटोजेनिक बन जाएंगे। और प्रोटोजेनिक लोगों को इसने क्या बोला था कि तुम लोग मेरे एसिड हो, एक्ट एज एन एसिड। और अगर ये कभी प्रोटॉन ले लेंगे तो आप कहेंगे ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग ये लोग प्रोटोफिलिक बन गए, एक्ट एज ए बेस। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहां पे जब ये प्रोटॉन निकालेंगे तो बन जाएगा HPO4-2 और जब प्रोटॉन ले लेंगे तो बन जाएगा H3PO4। प्रोटॉन निकालेंगे तो बनेगा CO3-2, प्रोटॉन ले लेगा तो बनेगा H2CO3। ये प्रोटॉन देगा तो बनेगा OH नेगेटिव और प्रोटॉन लेगा तो बनेगा H3O पॉजिटिव। अमोनिया अगर प्रोटॉन निकालेगा तो बनेगा NH2 नेगेटिव। देखिए इस तरफ ये चल रहा है। और अगर प्रोटॉन ले लेगा तो बनेगा NH4 पॉजिटिव। ध्यान दीजिए, सेंटर पे जो लोग लिखे हुए हैं 4, इनके बारे में पूछा जाए ये लोग कौन है तो क्या बोलेंगे, कौन है ये लोग? तो आप कहेंगे ये लोग एम्फीप्रोटिक सब्सटेंसेस हैं। ये प्रोटॉन दे भी सकते हैं, ये प्रोटॉन ले भी सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, मेरिट नंबर 1, फायदा नंबर 1। ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी कंटिन्यू है। स्लाइड नंबर 1 चल रही है, अब आप स्लाइड नंबर 2 पे चल रहे हैं। स्लाइड नंबर 2 पे आ जाइए। दूसरे नंबर स्लाइड पे सेकंड नंबर फायदा। इस व्यक्ति ने अगला फायदा आपको ये बताया कि कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी के बारे में बताया। अगला कंसेप्ट है इसका कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी। ठीक है, तो कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी के बारे में इसने बताया। क्या बताया वो समझिए। इन्होंने बोला कि जैसे सपोज आपके पास कोई एसिड है तो आप उससे उसका कॉन्जुगेट बेस बना सकते हैं। ठीक है, और अगर आपके पास कोई बेस है तो आप उससे उसका कॉन्जुगेट एसिड बना सकते हैं। ध्यान दीजिए, इस थ्योरी में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें आपको OH नेगेटिव का नाम नहीं लेना। कहीं भी इस थ्योरी में, पूरी थ्योरी में आपको OH नेगेटिव का नाम ही नहीं लेना। मतलब OH नेगेटिव का जिक्र ही नहीं करना। जिक्र आपको सिर्फ किसका करना है बताओ? प्रोटॉन का। या तो प्रोटॉन लीजिए और या तो प्रोटॉन दीजिए, सिर्फ इतनी बात करनी। राइट? अब मेरे को बताना, अगर एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस कैसे बनाएंगे? प्रोटॉन निकाल के, क्योंकि प्रोटोजेनिक है। और बेस है तो प्रोटॉन लेगा, प्रोटोफिलिक है। तो देखिए दोनों में अगर आप एक काम करें, ये व्यक्ति अगर आप चेक करें ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग ये प्रोटोजेनिक है
तो ये प्रोटॉन निकाल देगा, इसमें से प्रोटॉन निकाल दें, तो जो बनेगा प्रोटॉन निकालने के बाद वो उसका कॉन्जुगेट बेस होगा, राइट। बेस क्या है ब्रॉन्स्टन के अकॉर्डिंग, ये प्रोटोफिलिक है, तो ये प्रोटॉन ले लेगा, और जब ये प्रोटॉन ले लेगा तो जो बनेगा वो उसका कॉन्जुगेट एसिड होगा। ये सब बातें हम लोग पहले भी चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब फटाफट लिस्ट बनाना शुरू करिए। मैं कुछ एसिड्स लिख रहा हूं जो प्रोटॉन दे सकते हैं, वो एसिड्स हैं इसके लिए, जैसे H2SO4, C2H5OH, C2H2, ठीक है, HNO3, HCl, और आपको इनके कॉन्जुगेट बेस लिखने फटाफट सभी के। तो तीर निकालिए फटाफट और शुरू हो जाइए। तो जब तीर निकालेंगे और शुरू हो जाएंगे तो देखिए नीचे शुरू कर लीजिए आप। सबसे पहले अगर इसकी बात करूं मैं तो Cl नेगेटिव, प्रोटॉन निकाल दो। इसकी बात करें तो NO3 नेगेटिव, इसकी बात करें तो C2H नेगेटिव, क्योंकि देखिए कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा, इतना सबको पता होगा मेरे ख्याल से, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो इस कार्बन पे sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इससे जुड़ा हुआ H निकल जाएगा, तो इस कार्बन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, तो C2H नेगेटिव। इसमें देखेंगे C2H5O नेगेटिव, क्योंकि जो OH ग्रुप में H जुड़ा है O से, वो काफी प्रोटॉन बन के निकल सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये बनेगा, ये वाला प्रोटॉन निकलेगा, ये H प्लस बनेगा, ये नहीं H प्लस बन सकता, कार्बन से जुड़ा हुआ H प्लस नहीं बन सकता, हर दिखने वाला H एसिडिक नहीं होता, जैसे हर पढ़ने वाला व्यक्ति समझदार नहीं होता। अब सुनिए ध्यान से, अगला H2SO4 में से H निकाल देंगे, क्या बनेगा, HSO4 नेगेटिव। ये सब क्या है, कॉन्जुगेट बेस, किसके, एसिड्स के बेस पे आ जाइए। मैं कुछ बेस की एग्जांपल दे रहा हूं और आपको उनके कॉन्जुगेट एसिड लिखने हैं, जैसे NH3, NO3 नेगेटिव, है ना। H2O भी ऐसा काम कर सकता है बेस की तरह, यस, साइनाइड। तो आप बताइए, ऐसे अगर आपको कुछ व्यक्ति दिए जाए और कहा जाए कि सामने इनके कॉन्जुगेट एसिड लिखो, कैसे लिखोगे, प्रोटोफिलिक होंगे अगर ये लोग, तभी ये बेस बनेंगे। तो किसी से प्रोटॉन लेंगे, किससे लेंगे वो इनकी इच्छा है, लेकिन किसी से प्रोटॉन लेंगे तो क्या बन जाएगा, NH4+, इसमें प्रोटॉन जोड़ो HNO3, इसमें प्रोटॉन जोड़ो H3O पॉजिटिव, इसमें जोड़ दो HCN, H3O पॉजिटिव, ठीक है। कितनों को यहां तक की बात बिल्कुल क्लियर, अंगूठा दिखाइए फटाफट जल्दी से, तोड़िए फटाफट, तोड़िए, बकवास क्वेश्चन मत पूछिए, मॉड्यूल कब करोगे, सब बातें बाद में, अभी सिर्फ जो काम कर रहे हैं एक समय में एक काम किया करिए, तोड़िए अभी सिर्फ। फोकस 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 गाइस, सुबह सुबह ही आपका फोकस बिगड़ता रहे, कभी ये कभी वो। चलिए फोकस, आगे बढ़ते जाइए। चलिए अगला पॉइंट, फायदा नंबर 3, फायदा नंबर 3, चलिए चैट बंद, काम शुरू। 2 फायदे समझ में आ गए आपको, तीसरा फायदा, दिस थ्योरी वाज हेल्पफुल टू डिफाइन, अब पूरी कहानी नहीं लिख रहे हैं, दिस थ्योरी वाज हेल्पफुल तो क्लियर ही है ना, आगे लिखना है, टू एक्सप्लेन सम रिएक्शंस, टू एक्सप्लेन सम रिएक्शंस, कुछ रिएक्शंस को समझाने में मदद करती है। अब कैसे मदद करती है उसको समझना है आपको, जैसे आप यहां पे लिख दें एसिड 1, है ना, और यहां पे लिख दें बेस 2, और यहां पे लिख दें एसिड 2, और यहां लिख दें बेस 1, और बताइए अगर आपसे पूछे एसिड 2 कौन है तो आप क्या बोलेंगे, ये कॉन्जुगेट एसिड है, इट इज द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ B2, B2 मतलब विटामिन B2 नहीं, B2 मतलब कौन, ये बेस 2, ये कौन है, ये बेस 1, यहां पे लिखा हुआ है बेस 1, ये बेस 1 क्या चीज है, तो आप कहेंगे ये कॉन्जुगेट बेस है, ये कॉन्जुगेट बेस है, किसका, A1 का, A1 का मतलब कोच नंबर नहीं बता रहे हैं, है ना, कि मेरा रिजर्वेशन इसी में हुआ था एक बार। चलिए सुनिए ध्यान से, हमारे जब यहाँ पे एसिड के एग्जांपल लीजिए, यहाँ पे कोई बेस का एग्जांपल लीजिए, जैसे मैं एग्जांपल की लिस्ट बनाना शुरू करता हूं, HCl गया पानी के पास, फिर इसी तरीके से इसी तर्ज पे एसिटिक एसिड गया पानी के पास, फिर कहानी आगे बढ़ गई तो H2SO4 भी गया पानी के पास, फिर कहानी और आगे बढ़ी, सुनते जाइएगा ध्यान से, अभी कंसेप्ट खुल जाएंगे एकदम आपके। H2O गया H2O के पास, अमोनिया गया अमोनिया के पास। ध्यान दीजिए, जब ये सब हुआ तो आपको बताना है कि क्या रिएक्शंस आप लिख पाएंगे, कंसेप्ट समझते हुए क्या आप रिएक्शंस लिख पाएंगे। यस, कैसे, देखिए HCl जब पानी के पास जाएगा तो उसके क्या कहेगा, उसके कानों में कहता है कि मैं तुम्हें प्रोटॉन देने आया हूं। पानी तो तैयार बैठा, ध्यान दीजिए, पानी तो कहता है आप प्रोटॉन लाइए, आप OH लाइए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। HCl आता है पानी के पास, कहता है मैं तुम्हें प्रोटॉन देने आया हूं, मैं प्रोटोजेनिक हूं, क्या तुम मेरा प्रोटॉन लेना पसंद करोगे। पानी कहता है व्हाई नॉट। तो बताइए जब पानी इसका प्रोटॉन ले लेगा तो क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा, प्रोटॉन लेने के बाद H3O पॉजिटिव, क्या बन जाएगा,
H3O पॉजिटिव, और HCl क्या बन जाएगा, HCl Cl नेगेटिव बन जाएगा, और इस प्रकार से रिएक्शन चल पड़ेगी। आप सबके पूछे कि भाई साहब ये क्या है, H3O प्लस कौन है, तो क्या कहेंगे ऊपर लिखा है, पढ़ो, कॉन्जुगेट एसिड ऑफ B2। B2 कौन, B2 कौन, ये B2 कौन, H2O। तो बताइए H3O प्लस कौन है, बोलो। H3O प्लस इज द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ पानी। समझ पा रहे हैं? और यही बात आपको पीछे सिखाई गई थी, देखिए H3O प्लस इज द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ पानी। क्लियर? तो ये पढ़ा और ये अप्लाई कर दिया। बताइए ये क्या है, ये कॉन्जुगेट बेस है। ये पूछा जाए ये कौन है, ये Cl नेगेटिव, तो क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट बेस है किसका, A1 का। A1 कौन, एसिड 1 यानी कि HCl। ठीक है, तो बताइए Cl नेगेटिव कौन है, Cl नेगेटिव कॉन्जुगेट बेस है किसका, HCl का। क्लियर? अब बताइए इसी तरीके से एसिटिक एसिड गया किसके पास, पानी के पास, क्या कहता है, प्रोटॉन देने का मन करता है, कहता क्यों नहीं आओ, लेकिन तुम कम प्रोटॉन देखो, तुम पार्ट 2 में मिले थे मुझे। तो बताइए प्रोटॉन देके जब चला जाएगा तो H3O प्लस ये बन जाएगा, और ये बन जाएगा CH3COO नेगेटिव। बात समझ में आ रही होगी मेरे ख्याल से। कोई पूछे ये क्या है, H3O प्लस, कहेंगे ऊपर लिखा है। एस्टेट क्या है, ऊपर लिखा हुआ है। अगला H2SO4 पानी को प्रोटॉन देगा तो बताइए क्या बनेगा, H3O पॉजिटिव बनेगा, और साथ में क्या बनेगा, HSO4 नेगेटिव बनेगा। ठीक है, पानी पानी के साथ खेल सकता है, ध्यान दीजिए। पानी जब पानी के साथ खेलेगा तो एक पानी कहेगा मैं प्रोटॉन देने का मन कर रहा है, दूसरा कहता है मेरा प्रोटॉन लेने का मन कर सकता है। तो ये वाला पानी कहता है, ये वाला पानी मान लो एक मॉलिक्यूल कहता है मैं प्रोटोजेनिक बनूं क्या आज, क्या तुम मेरे लिए प्रोटोफिलिक बनोगे, तो ये पानी कहता है ओके मैं आज प्रोटोफिलिक बन जाता हूं, लेकिन याद रखना कल मेरा मन करे तो बुरा मत मानना, मैं भी प्रोटोजेनिक बन सकता हूं। तो बताइए अभी इस प्रोटॉन, इसने इसको प्रोटॉन दे दिया, तो बताओ ये क्या बन गया, एक H3O प्लस, दूसरा वाला क्या बन गया, OH नेगेटिव। अगर आपसे पूछे कि बताइए साहब ये H3O प्लस कौन है, क्या कहेंगे, ऊपर लिखा है कॉन्जुगेट एसिड ऑफ B2। B2 यहां ढूंढ लेंगे, हाँ भाई लेफ्ट साइड में B2 ढूंढ लेंगे, कौन है, ढूंढ लेंगे, बकवास बात है, ढूंढना ही नहीं था, आज का पहला हो गया, आज का पहला यही था। ध्यान दीजिए दोनों अगर यहां पे पानी पानी है तो ढूंढोगे क्यों, दोनों अगर पानी है तो ढूंढोगे क्यों, H3O प्लस इज द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ पानी, ढूंढने की जरूरत नहीं है। OH नेगेटिव कौन है, कॉन्जुगेट बेस है किसका, A1 का। A1 ढूंढ लोगे A1 ढूंढ लोगे, ढूंढना ही नहीं है, कौन है, पानी है। क्लियर है, अंगूठा दिखाइए, तोड़िए तोड़िए। अमोनिया, अमोनिया के पास गया, बताइए अमोनिया ने अमोनिया को प्रोटॉन दे दिया, बोलो ये वाला अमोनिया क्या बन जाएगा मेरे दोस्त, NH4 पॉजिटिव, और ये वाला अमोनिया क्या बन जाएगा, NH2 नेगेटिव। कहने में अब चुप रहूंगा, हाँ चलो भाई, क्लियर, ओके। चलिए अंगूठा फटाफट दिखाया करिए। चलिए भाई, कोई पूछे भाई साहब ये अमोनियम आयन कौन है, कहेंगे ऊपर लिखा है, पढ़ लो, कॉन्जुगेट एसिड ऑफ B2। B2 कौन, इधर ढूंढना नहीं, अमोनिया ही है। ठीक है, ये कॉन्जुगेट एसिड है अमोनिया का। ठीक है, ओके, और ये कौन है, ये कॉन्जुगेट बेस है अमोनिया का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 4 नंबर आइए। 4 नंबर पे जब इतने फायदे इन्होंने गिना दिए तो इस थ्योरी की काफी तारीफ होने लगी। अगला फायदा नंबर, हेल्पफुल टू डिफाइन द नेचर ऑफ सब्सटेंस। नेचर या रोल लिख लीजिए, helpful to define the role of a substance in the presence of different solvents। ध्यान दीजिए, अलग अलग सॉल्वेंट्स में रोल डिफाइन कर देता है ये आदमी, एक व्यक्ति का। जैसे उदाहरण के तौर पे आप HCl लीजिए, लेते ही जाइए, और लीजिए, और लीजिए, और लीजिए, और इसको, अब ये कंसेप्चुअल बात है, थोड़ा सा थमना पड़ेगा, इसको पानी में डाल दीजिए। देखिए मैंने गियर नीचे कर लिया, सेकंड गियर पे आ चुके हैं, 4th गियर से हम लोग। तो कवि के पास बहुत सारे गियर हैं, कब कौन सा गियर लगाना है, स्पीड कितनी रखनी है, सब कवि डिसाइड करता है। ये लीजिए, रिएक्शंस लिखनी, कंसेप्ट समझाना। चलिए स्टार्ट। सबसे पहले आप सुनते हैं ना मेरी बातें बहुत ध्यान से, यहां पे मैं लिखने जा रहा हूं रोल, किसका रोल, रोल ऑफ HCl, रोल ऑफ HCl। ठीक है, HCl गया पानी के पास भैया, HCl गया पानी के पास, क्या कहता है पानी के कानों में कि मेरा मन है तुम्हें प्रोटॉन देने का, क्या तुम मुझसे प्रोटॉन लेना पसंद करोगे। पानी कहता है क्यों नहीं, मैं तो सबसे प्रोटॉन ले सकता हूं, किसी से भी, मैं तो दोनों काम कर लेता हूं, प्रोटॉन देना है प्रोटॉन दो, OH देना है OH दो, मेरे को कोई OH निकालना है मेरे अंदर से OH निकाल लो, H प्लस निकालना है मेरे अंदर से H प्लस निकाल लो। एसिड बेस किसी को मना नहीं करता, पानी, पानी तो तैयार बैठा है। पानी HCl को देखते ही उसकी आंखों में चमक आ जाती है कि तुम्हें पहले कभी देखा है,
कह रहा हाँ, हम दोनों की बातचीत पार्ट 1 में हुई थी, कुछ याद आता है? क्या तुम्हें याद है? तो HCl से कहेगा पानी की तुम तो बहुत बेइंतहा प्रोटॉन देते हो मेरे दोस्त, और तुम बन जाओगे मेरे लिए क्या स्ट्रॉन्ग एसिड। पार्ट 1 में मिले थे हम दोनों, और हम लोगों ने मिलकर के pH 11 तक बनाए थे, और बताइए तुम बन जाओगे मेरे स्ट्रॉन्ग एसिड। HCl कहेगा वेरी गुड। फिर बताइए यही HCl जब अमोनिया के पास जाएगा, ये HCl जब अमोनिया के पास जाएगा, अमोनिया से कहेगा मैंने पानी को बेइंतहा प्रोटॉन दिए, तुम्हारा क्या कहना है? अमोनिया कहता है मैं तो उससे थोड़ा ज्यादा बेसिक हूं, मैं तो पानी से थोड़ा ज्यादा बेसिक हूं, तो मेरा तो मन और करता है प्रोटॉन लेने का, और मैं तो वेट कर रहा था कि कभी कोई आए और मुझे प्रोटॉन दे। तो क्या अमोनिया और ज्यादा मन से प्रोटॉन लेगा? हाँ भाई, अमोनिया क्या और ज्यादा मन से प्रोटॉन लेगा, मतलब पानी से भी ज्यादा। और अगर अमोनिया ने और ज्यादा मन से प्रोटॉन लिया तो क्या HCl ने और ज्यादा मन से प्रोटॉन दिया? तो बताइए HCl क्या बन जाएगा मेरे दोस्त? स्ट्रॉन्गर एसिड। क्या बन जाएगा? स्ट्रॉन्गर एसिड। पानी में क्या था? स्ट्रॉन्ग एसिड। अमोनिया में क्या बन गया? स्ट्रॉन्गर एसिड। अब वो किसके पास जाएगा? बेंजीन के पास। ये सब सॉल्वेंट है, ये सब डिफरेंट सॉल्वेंट्स हैं। अब वो बेंजीन की बाल्टी में HCl को आप फेंक दीजिए, HCl बेंजीन के पास जाता है, कहता है मैंने पानी को बेइंतहा प्रोटॉन दिया, अमोनिया ने तो हद ही कर दी थी, अब तुम्हारी बारी है मेरे दोस्त। बेंजीन कहता है आप गलत जगह आ गए हैं, मैं आपके उस टाइप का नहीं हूं। कहता उस टाइप का क्या मतलब है? कहता मैं नॉन पोलर हूं, कहता मैं नॉन पोलर सॉल्वेंट हूं। और बताइए नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या कहता है? कहता है मैं ना खुद आयन बनाऊंगा और ना तुमको बनाने दूंगा। तो बताइए HCl से आयन ही नहीं निकलेंगे, जब आयन नहीं निकलेंगे तो बोलो मेरे दोस्त इसका रोल क्या हो जाएगा? नाइदर एसिड नॉर बेस। आयन नहीं दे पा रहा है, नाइदर एसिड नॉर बेस। फिर यही HCl चला जाएगा किसके पास? क्या कहेगा इससे? कहेगा मैंने पानी को खूब सारे प्रोटॉन दिए, अमोनिया ने तो हद ही कर दी थी, बेंजीन थोड़ा अलग टाइप का था, तुम्हारा क्या कहना है? तुम्हें भी प्रोटॉन दे दूं क्या? एस्टिक एसिड कहेगा यही काम तो मेरा भी है, प्रोटॉन देने का। कह रहा मैं कैसे मानूं? कहता पीछे इतिहास उठा के देख लो, थोड़ी देर पहले मैंने पानी को प्रोटॉन दिया, देखो। एस्टिक एसिड क्या कहता है? यही प्रोटॉन देने का काम तो मेरा भी है, देखो मैंने पानी को प्रोटॉन दिया। कह रहा बात तो ठीक है, तुमने पानी को प्रोटॉन दिया है, लेकिन आज तुम्हें प्रोटॉन लेना पड़ेगा मेरा। कह रहा क्यों लेना पड़ेगा? कह रहा क्योंकि मैं तुमसे बड़ा एसिड हूं। बताइए एस्टिक एसिड से बड़ा एसिड है HCl, तो प्रोटॉन तो लेना पड़ेगा। एस्टिक एसिड का मन नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी प्रोटॉन लेना पड़ेगा, तो क्या दबे मन से प्रोटॉन स्वीकार करेगा कौन? एस्टिक एसिड। तो HCl क्या बहुत थोड़े से प्रोटॉन देकर के आएगा? और जब थोड़े से प्रोटॉन दे के आएगा तो एसिड तो हो गया, लेकिन बहुत कम दे पाया, तो क्या बोलेंगे? ये वीक एसिड हो गया। फिर बताइए HCl गया किसके पास? H2SO4 के पास, कहता है मैं तुम्हें प्रोटॉन देने आया हूं, है ना, मैंने पानी को प्रोटॉन खूब दिए, अमोनिया ने तो हद ही कर दी थी, बेंजीन थोड़ा अलग टाइप का था, एस्टिक एसिड मान नहीं रहा था, फिर भी थोड़े से देकर के आया हूं, और अब तुम्हारी बारी है। H2SO4 कहता है गलत जगह आ गए हो मेरे दोस्त, इस बार प्रोटॉन देने की छोड़ो, लेके जाओगे। कहेगा क्यों? कहता है क्योंकि मैं तुमसे भी बड़ा एसिड हूं, क्योंकि मैं तुमसे भी बड़ा एसिड हूं, तो प्रोटॉन देने की छोड़ो, इस बार लेके जाओगे। HCl कहता है मैंने जिंदगी में सबको प्रोटॉन दिया, आज तुमसे अगर प्रोटॉन लेके मैं गलियों में घूमूंगा तो लोग क्या कहेंगे? H2SO4 कहता है यही बातें भी थोड़ी देर पहले एस्टिक एसिड तुमसे कह रहा था, तो तुम माने थे। दे के आए हो ना उसको प्रोटॉन, तो अब मैं भी नहीं मानूंगा। तो बताइए क्या HCl बड़े मन से प्रोटॉन स्वीकार करेगा? नो। क्या दबे मन से प्रोटॉन स्वीकार करेगा? लेकिन करेगा, जब करेगा तो बताइए HCl क्या बन चुका है मेरे दोस्त? बेस। बहुत दबे मन से प्रोटॉन स्वीकार किया है, तो क्या बन चुका है? वीक बेस। कितनों को सारी बातें समझ में आ गई? तोड़िए, तोड़िए। इनऑर्गेनिक चल रही है मेरे दोस्त, समझ पा रहे हैं? यत्र तत्र सर्वत्र। कभी जब खुल के खेलता है तो समझ पा रहे हैं, बड़बड़ के मारता है। तोड़िए। जिसको जिंदगी में कभी एसिड बेस थ्योरी नहीं समझ में उसको आज आ जाएगी, और अगर आज नहीं आई तो अब जिंदगी में नहीं आएगी। समझ पा रहे हैं? आज नहीं आई तो जिंदगी में नहीं आएगी, यकीन मानिए। फिर आपका टीवी जर्जर अवस्था में है, बेच डालिए उसको, रिपेयर नहीं हो सकता है। जरा बताइए HCl जो आर्नियस के जमाने में एक स्ट्रॉन्ग एसिड बन के गलियों में घुमा करता था, सबको प्रोटॉन देता था, इसको आर्नियस ने चढ़ा रखा था। ध्यान दीजिए आर्नियस के जमाने में सॉल्वेंट कौन था मेरे दोस्त? पानी। सॉल्वेंट कौन था? पानी। और जब सॉल्वेंट पानी था तो आर्नियस ने इसको कह रखा था तुम बहुत जोरदार एसिड हो, सबको प्रोटॉन दोगे क्या बड़े होकर के? तो ये कहता हाँ सबको प्रोटॉन दूंगा, pH 11 तक पहुंचा दिया था पानी में, याद करिए आर्नियस के जमाने में। सॉल्वेंट की रिस्ट्रिक्शन थी। देखिए जमाना बदला, सॉल्वेंट बदला, ये सॉल्वेंट देखो चेंज हो रहा है, अमोनिया, बेंजीन, एस्टिक एसिड, H2SO4। देखिए वही HCl जो कभी आर्नियस के जमाने में स्ट्रॉन्ग एसिड बन के बैठा था, आज कोने में वीक बेस बन के बैठा हुआ है। वही HCl जो एक जमाने में सबको प्रोटॉन देने की बातें करा करता था, आज चुपचाप बिना किसी को गुमनामी के अंधेरे में थोड़ा सा प्रोटॉन H2SO4 से लेके बैठा हुआ है। समय बहुत परिवर्तनशील है मेरे दोस्त। आप कौन है इस बात का पता तब चलता है जब आपसे बड़ा वाला आपको मिल जाता है। कईयों को मिल गया है, कईयों को मिल गया है। समझ में आ रहा है? आई लाइक इट, आई लाइक इट।
चलिए रिएक्शन लिखना शुरू करते हैं। HCl ने पानी को प्रोटॉन दिया, जल्दी बताइए क्या बनेगा। H3O पॉजिटिव, देखिए इसने इसको प्रोटॉन दिया तो H3O पॉजिटिव, और क्या बनेगा Cl नेगेटिव। HCl ने अमोनिया को दे दिया NH4 पॉजिटिव, और क्या बनेगा Cl नेगेटिव। पढ़ते जाइए बढ़ते जाइए। HCl बेंजीन से कोई रिएक्शन नहीं करेगा, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, क्योंकि नॉन पोलर सॉल्वेंट है, आयन नहीं बनेंगे। HCl ने एसिटिक एसिड को प्रोटॉन दिया, इसको प्रोटॉन मिला है तो क्या बनेगा CH3 COO H2 पॉजिटिव, और साथ में क्या फ्री हो जाएगा Cl नेगेटिव। बताइए HCl से प्रोटॉन लिया है, H2SO4 ने दिया है, तो HCl ने प्रोटॉन लिया है तो क्या बनेगा H2 Cl पॉजिटिव, और क्या फ्री हो जाएगा HSO4 नेगेटिव। रिएक्शंस क्लियर। एक और एग्जांपल लेता हूं, 5 नंबर पे आइए। फिर से आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूं। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, एक और एसिटिक एसिड। सॉल्वेंट बदल डालो भाई, सॉल्वेंट बदल डालूंगा। पहला, पानी में फेंक दो इसको, पानी से भरी बाल्टी में। दूसरा, इसको अमोनिया से भरी बाल्टी में फेंक दो। तीसरा, इसको बेंजीन में फेंक दो उठा के। चौथा, इसको HCl में फेंक दो उठा के। हाँ भाई, आपको बताना रोल। आइए समझें। एसिटिक एसिड पानी के पास जाएगा, पानी से कहता है मुझे प्रोटॉन देने का मन कर रहा है बहुत जोर से। पानी कहता है क्यों बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, तुम्हें पार्ट 2 में देखा है मैंने, तुम तो बड़े कम प्रोटॉन दे पाते हो, तुम तो बड़े कम प्रोटॉन दे पाते हो, और तुम्हारा पीएच कभी 1 तक तो गया ही नहीं। जोरदार प्रोटॉन तो HCl दिया करता था एक जमाने में। तो बताइए, इससे कहेगा तुम तो वीक एसिड हो, पता है तुम्हें पार्ट 2 में पढ़ा हुआ है मैंने। तो बताइए, कहेगा ज्यादा बड़ी बड़ी बातें मत करो, तुम एक कमजोर एसिड हो। कहेगा ओके, तुम्हें तो सब पता है, थोड़े से प्रोटॉन तो ले लो ना प्लीज। ठीक है। अब एसिटिक एसिड जाएगा किसके पास, अमोनिया के पास। अमोनिया से कहेगा मैंने पानी को थोड़े से प्रोटॉन दिए, तुम्हारा क्या कहना है। अमोनिया कहता है मैं तो इंतजार करता रहता हूं कोई आए और मुझे प्रोटॉन की बारिश कर दे। ध्यान दीजिए, क्योंकि अमोनिया थोड़ा सा बेसिक नेचर का आदमी है पानी के कंपेरेटिवली। तो बताइए, अमोनिया तो इंतजार करता है कोई आए और प्रोटॉन की बारिश कर दे, तो बताइए क्या इससे ज्यादा प्रोटॉन ले लेगा वो, जितने प्रोटॉन पानी ले रहा था उससे कहीं ज्यादा। तो यही एसिटिक एसिड इस अमोनिया को बहुत ज्यादा प्रोटॉन देकर के आएगा, तो आप कहेंगे इसका नेचर क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड। ध्यान दीजिए, यही एसिटिक एसिड है, जमाना वही है। देखिए साहब, वही एसिटिक एसिड है। आर्हेनियस के जमाने में इसको कमजोर एसिड बना के पार्ट 2 में फेंक दिया गया था। पार्ट 2 में फेंक दिया गया था, कहा था तुम बड़े कम प्रोटॉन देते हो, तुम बड़े कमजोर एसिड हो, आर्हेनियस ने बोला था इसको। आज देखिए सॉल्वेंट चेंज हो गया, अमोनिया के पास ही गया, अमोनिया ने खूब प्रोटॉन लिया और देखिए क्या बन गया, ये स्ट्रॉन्ग एसिड। मैंने कहा था ना, समय परिवर्तनशील है। कोई भी व्यक्ति दुनिया में एब्सोल्यूट बेवकूफ नहीं होता। अगर आपको लगता है आपकी कोई बात नहीं सुनता, आपको बेवकूफ समझते हैं लोग, तो आप अपने से बड़ा वाला ढूंढ लीजिए। जिस घड़ी आप अपने से बड़ा वाला ढूंढ लेंगे, वो आपकी बात भी सुनेगा, आपकी तारीफ भी करेगा, क्या कमाल के होते हैं, तुम्हारा तो जवाब ही नहीं। जरा ध्यान दीजिए, एसिटिक एसिड ने क्या किया, इससे कोई प्रोटॉन नहीं लेता था, इसने अमोनिया को ढूंढ लिया। है ये वही एसिटिक एसिड, वही पुराना, जिससे पानी बड़े कम प्रोटॉन लेता था, लेकिन इसने अमोनिया को ढूंढ लिया। अमोनिया इससे कहता है तुम तो कमाल के प्रोटॉन देते हो, तुम तो मेरे स्ट्रॉन्ग एसिड हो। समझ में आ रही बात, तोड़िए अगर बात समझ में आ रही, बात समझ में आ रही, तोड़ते जाइए। बताइए, बेंजीन के पास जाएगा तो बेंजीन से क्या कहेगा, मैं प्रोटॉन देने आया हूं, थोड़े बहुत लोगे क्या, अमोनिया ने तो काफी ज्यादा लिए हैं। कहता है मैं नॉन पोलर हूं, जब मैंने HCl से बात नहीं की तो तुम क्या चीज हो मेरे दोस्त, जब मैंने HCl से बात नहीं की तो तुम क्या चीज हो, चले जाओ यहां से। नाइदर एसिड नॉर बेस, नाइदर एसिड नॉर बेस, नॉन पोलर सॉल्वेंट। फिर ये जाएगा एसिटिक एसिड किसके पास, HCl के पास। क्या बोलेगा HCl से, HCl से कहेगा प्रोटॉन लोगे क्या, तो HCl कहता है गलत जगह आ गए हो, भूल गए पुरानी बातें, देने की तो छोड़ो, इस बार तुम लेके जाओगे। एसिटिक एसिड तैयार नहीं हो रहा है, HCl जबरदस्ती थोड़े से प्रोटॉन देके इसको भेज देगा, क्योंकि ये बड़ा एसिड है। जरा बताइए, एसिटिक एसिड ने थोड़े से प्रोटॉन लिए तो बोलो क्या बन गया, बेस बन गया। कैसा बेस बनेगा, थोड़े से लेगा तो कैसा बेस बनेगा, वीक बेस बनेगा। तोड़िए, रिएक्शन लिखते जा रहा हूं मैं, तोड़ते जाइए साइड में आप। यहां बोलो क्या बनेगा, H3O पॉजिटिव, साथ में क्या बनेगा CH3CO नेगेटिव। कितने को बात पूरी समझ में आ रही है, तोड़ते जाइए। जितना ज्यादा तोड़ेंगे कीबोर्ड को, उतना ज्यादा मुझे को पता चलेगा बात कहां तक पहुंच रही है आपके। ये लीजिए, इनऑर्गेनिक बात आपने पढ़ी होगी, इधर उधर भी आपने कई बार चीजें ये सब पढ़ी होंगी, एसिड बेस थ्योरी। फर्क नजर आ रहा है क्या आपको। यहां देखिए, इसने प्रोटॉन लिया है तो क्या बनेगा CH3COH2 पॉजिटिव, ठीक है, साथ में क्या बनेगा Cl नेगेटिव।
ऐसी एसिड बेस थ्योरी आपको धरती पे कहीं मिल जाए तो इस्तीफा दे दूंगा मेरे दोस्त, इस्तीफा दे दूंगा। यकीन मानिए कहीं नहीं मिलेगी। आप कहीं भी घूम लीजिए, दाएं बाएं, जेई आईआईटी, कहीं भी, यत्र तत्र सर्वत्र। आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर के बाद 6 नंबर पे आइए। ये सब किसके अंतर्गत चल रही कहानी? ब्रॉन्स्टन थ्योरी। ब्रॉन्स्टन के फायदे देख पा रहे हैं? कितने फायदे गिना दिए मैंने। फायदा नंबर 1 एम्फीप्रोटेक, फायदा नंबर 2 कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी, फायदा नंबर 3 रिएक्शंस का एक्सप्लेनेशन, फायदा नंबर 4 रोल ऑफ एनी पर्टिकुलर सब्सटेंसेस। 6 नंबर स्लाइड पे आइए। इतने फायदे हो जाने के बाद इस आदमी की बहुत तारीफ हुई, और तारीफ होने के बाद फिर शुरू होती है तेरी कमियां। तो अगली हेडिंग है डीमेरिट्स, तेरी कमियां। तेरी कमियों में पहला पॉइंट सुनिए ध्यान से। पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट यह है कि नॉट एबल टू एक्सप्लेन, not able to explain the nature of substance in the presence of non-polar solvents like benzene। non-polar में नेचर नहीं बता पाए। presence of two entities is mandatory। कंपल्सरी लिख रहे हैं, मैंडेटरी आधे लोग समझ में नहीं है क्या बोल इंग्लिश अंदर से बहुत अंग्रेज। हाँ भाई, तीसरा नॉट एबल टू एक्सप्लेन नेचर ऑफ बोरॉन ट्राइफ्लोराइड AlCl3 टाइप कंपाउंड्स। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड और AlCl3 को नहीं एक्सप्लेन कर पाए। इस प्रकार के और भी लोग हैं। चलिए समस्याएं सुनिए। समस्या नंबर 1, देखिए जब कंसेप्ट में साहब नॉन पोलर सॉल्वेंट आ जाता है तो ये मॉडल नहीं चलता, क्योंकि नॉन पोलर आदमी प्रोटोजेनिक भी नहीं बनने देता, प्रोटोफिलिक भी नहीं बनने देता, आयन ही नहीं बनते। दो लोगों का प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। क्यों? इसलिए क्योंकि एक प्रोटॉन देगा तभी जब दूसरा प्रोटॉन लेगा। जब एक प्रोटॉन लेगा ही नहीं तो दूसरा देगा किसे? दो लोगों की प्रेजेंस होना जरूरी, तभी प्रोटोजेनिक और प्रोटोफिलिक का कंसेप्ट बनेगा। नॉट एबल टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ BF3 एंड AlCl3। क्यों? क्योंकि इनसे पूछा ब्रॉन्स्टन ने, प्रोटॉन दोगे क्या, प्रोटोजेनिक बनोगे क्या? ये कहते हैं कहीं दिख रहा है क्या? अगर प्रोटॉन ही होता तो आर्हेनियस से बातें ना कर लेता मैं। कहता नहीं है मेरे पास प्रोटॉन। कहता है प्रोटॉन ले लो, नहीं है तो प्रोटॉन ले लो। आर्हेनियस तो OH नेगेटिव निकालने की बातें करता था। मैं तो कह रहा हूं प्रोटॉन ले लो। BF3 कहेगा मेरे दोस्त मैं कैसे प्रोटॉन ले लूं, मैं कैसे प्रोटॉन ले लूं? देखिए बोरॉन 3 बॉन्ड बना के बैठा हुआ है, ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्त। बोरॉन 3 बॉन्ड बना के बैठा हुआ है। बोरॉन के पास HHeLiBeB 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आउटर मोस्ट में 2,3 लिखेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन है। 3 बॉन्ड बना के बैठ गया। क्या 6 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं? क्या इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है? क्या इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है? तो बताइए इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है क्या? ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और किसी के पास इलेक्ट्रॉन की कमी, आप उससे कह रहे हो भाई साहब प्रोटॉन ले लो। देखो आपने क्या बोला, इससे प्रोटॉन ले लो। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और आप इससे कह रहे प्रोटॉन ले लो। ये तो वैसी बात होगी, वो कह रहा है मेरे को भूख लगी, आप कह रहे हो सो जाओ। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, प्रोटॉन कहां से ले लेगा? ये कहेगा भाई साहब मैं प्रोटॉन ले भी नहीं सकता, दे भी नहीं सकता। ब्रॉन्स्टन ने भगा दिया इसको, कहा नॉट एबल टू एक्सप्लेन। ध्यान दीजिए गलियों में भटक रहे हैं ये दोनों आज भी। आर्हेनियस ने भी इनको भगा दिया था, ब्रॉन्स्टन ने भी भगा दिया। अब इनकी मुलाकात लुईस से होगी। अब इनकी मुलाकात लुईस से होगी। चलिए भाई आखिरी थ्योरी, ठीक है, लुईस थ्योरी। इनको गलियों में भटकता हुआ लुईस मिल गया मेरे दोस्त। कहता है आओ तुम्हें मैं एसिड बेस बनाता हूं, बहुत दिन से तुम लोग भटक रहे हो, कोई ना तुम्हें एसिड बनाता है ना तो कोई तुम्हें बेस बनाता है, मैं तुम्हें बनाऊंगा। लुईस समझ चुका था ब्रॉन्स्टन की थ्योरी की जो प्रॉब्लम्स थी। देखिए आर्हेनियस की थ्योरी की समस्याएं ब्रॉन्स्टन समझता था, ब्रॉन्स्टन की समस्याएं लुईस समझता है। आर्हेनियस कहता था पानी पानी लाओ, पानी में तैरूंगा, पानी में ही बातें करूंगा। ब्रॉन्स्टन ने कहा सॉल्वेंट कोई भी ले आओ। ब्रॉन्स्टन ने कहा सॉल्वेंट कोई भी ले आओ। लुईस कहता है सॉल्वेंट भी मत लाओ। लुईस कहता है सॉल्वेंट भी मत लाओ। अगर इलेक्ट्रॉन की आपके पास कमी है
अगर आप इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं, ठीक है, और या तो इलेक्ट्रॉन की आपके पास एक्सेस होगी, दो में से कोई काम होगा। तो लुईस ने कहा भाई साहब अगर आपके पास, देखिए आप अमोनिया टाइप है, देखिए दो प्रकार के लोगों की खोज कर ली इसने। कौन से दो प्रकार के लोगों की खोज की, जरा समझिए। इसने कहा एक अमोनिया जैसे लोग भटक रहे हैं जिनके पास लोन पेयर है ना, और एक देखिए बोरॉन ट्राइफ्लोराइड जैसे लोग भटक रहे हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। तो बताइए इसके पास सेंट्रल एटम के पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसके पास लोन पेयर लेके बैठा है, क्यों ना दोनों की मुलाकात करा दी जाए। इसने बोला कि तुम मेरे लुईस बेस हो, तुम डोनर बनोगे, है ना, तुम इलेक्ट्रॉन के डोनेटर बनोगे, और तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तुम ले लेना इलेक्ट्रॉन इससे, तुम मेरे लुईस एसिड बनोगे, तुम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बनोगे। ध्यान दीजिए दो प्रकार के लोगों में इसने दुनिया को बांट दिया, एक गरीब एक और अमीर। ध्यान दीजिए केमिस्ट्री में ये जो चार्ज है या इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब होता है पैसा। ये जो आपको दिख रहे हैं दो दो ये ऐसे डॉट डॉट, इसका मतलब है पैसा। पैसा मतलब इलेक्ट्रॉन। जिसके पास पैसा ज्यादा है वो डोनेटर बनेगा, ये अमीर लोग हैं, ये सेठ हैं। ध्यान दीजिए लुईस बेस कौन है, लुईस बेस सेठ है, ये मोटा मोटा तगड़ा व्यक्ति, ये सेठ है, देखिए बराबर। और ये देखिए दूसरा व्यक्ति कौन है मेरे दोस्त, दूसरा व्यक्ति ये लुईस एसिड है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तभी तो लेता है इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्टर है, कमी है, डेफिशिएंट है। ये पतला दुबला व्यक्ति है, कमजोर व्यक्ति है, ये गरीब आदमी है, ये कंबल की तलाश में बैठा हुआ है, ये कंबल बांटने आएगा। ऊपर वाला डोनर है, नीचे वाला एक्सेप्टर बनेगा मेरे दोस्त। अब जरा बताइए इसने दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया, अमीर और गरीब। अब शुरू करते हैं 8 नंबर की थ्योरी। 8 नंबर स्लाइड पे आइए। इसने कहा लिस्ट बनाऊंगा। कह रहे किसकी लिस्ट बनाओगे, कह रहा पहले सेठों की बनाता हूं, ये लीजिए मोटे तगड़े सेठ, है ना, यानी कि लिस्ट ऑफ, है ना। या फिर आप एक बार काम कर लीजिए, पहले पतले लोगों की लिस्ट बना लीजिए। पतले लोगों की लिस्ट लंबी है क्योंकि गरीबों की लिस्ट लंबी है थोड़ी, पहले गरीबों की लिस्ट बना लेते हैं, चलो, है ना, गरीबों को खत्म करें पहले। देखिए मतलब खत्म करें मतलब निपटाए नहीं उनको, लिस्ट बना लें, सूची। लुईस एसिड गरीबों की लिस्ट में, पतले दुबले कमजोर बिल्कुल लो। देखिए लुईस एसिड की चर्चा करना शुरू करिए। इनकी पहचान क्या है, इनके पास आपको इलेक्ट्रॉन की कमी नजर आएगी। इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब पैसे की कमी, इलेक्ट्रॉन का मतलब पैसा, पैसे की कमी मतलब पॉजिटिव कंटेंट। इनकी खोपड़ी पे आपको पॉजिटिव कंटेंट नजर आ सकता है। पॉजिटिव कंटेंट निशानी है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, पैसे की कमी है। लिस्ट बनाना शुरू करिए। कैटायंस, एग्जाम्पल नंबर 1 Li+, Na+, K+। और एग्जाम्पल लीजिए Fe+2, Fe+3। और एग्जाम्पल लीजिए तो आप अगला एग्जाम्पल ले सकते हैं Li+, B+2 और B+3। जरा समझना शुरू करिए मेरे दोस्त। इसमें 3 प्रकार की कैटेगरी मैंने बना दी है, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। जरा पहले वाले में अगर मैं बातचीत करना शुरू करूं, इनको अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये सब एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, एक ही ग्रुप के एलिमेंट है। याद करिए LiNA एक ही ग्रुप में। जब आप नीचे की दिशा में जाते हैं तो क्या होगा, साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा। तो बताइए क्या इसका साइज मिनिमम है, और अगर इसका साइज मिनिमम है तो इसकी जो पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी। पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी मैक्सिमम होगी। क्या बोल रहा हूं, ध्यान सुनिए। इसका साइज मिनिमम है तो इसकी पॉजिटिव चार्ज की जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम क्यों होगी बताइए, Q/V निकालते हैं आप। Q/V क्या है, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी। Q क्या है, चार्ज। V क्या है, वॉल्यूम या साइज। अगर Q देखिए तीनों की खोपड़ी पे सेम है, +1 +1 +1, तो Q तो सेम हो गया तीनों का। और जिसका V सबसे छोटा होगा उसकी पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा है। तो बताइए क्या इसकी पॉजिटिव की चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी स्ट्रांग होगी प्लस वाली। और प्लस वाली फील्ड अगर स्ट्रांग होगी तो ये बहुत बेइंतहा गरीब है। कंबल बांटने जब सेठ आएगा, ये मोटा सेठ देखिए, जब कंबल बांटने आएगा तो सबसे तेज दौड़ के यही जाएगा। तो बताइए ये सबसे कमजोर व्यक्ति निकला इन तीनों में से। इसका मतलब इसका कैरेक्टर सबसे ज्यादा है। कौन सा कैरेक्टर, लोएस। कौन सा कैरेक्टर, गरीबी का। ये गरीब तो तीनों है लेकिन ज्यादा गरीब, बेइंतहा गरीब कौन है, Li+। ये कौन सा कैरेक्टर लिख रहा हूं मैं, लुईस एसिडिक कैरेक्टर। पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी इसके पास ज्यादा है, जल्दी घसीटेगा कंबल को, दौड़ के भागेगा कंबल के पास। ये धीमे धीमे जाएगा, ये धीमे धीमे जाएगा Na+। K+ कहेगा सेट खुद आएगा। अगले पे आ जाइए Fe+2 Fe+3। Fe+3 का कैरेक्टर ज्यादा है, क्यों, Fe सेम सेम, यहां चार्ज ज्यादा है तो इसकी पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। ये किसका ऑर्डर लिख रहा हूं मैं, लुईस एसिडिक कैरेक्टर, गरीबी की इंतहा। यहां पे आ जाइए, जब आप तीसरे एग्जाम्पल में चर्चा करेंगे तो ये एक पीरियड में आ रहे हैं। देखिए एक पीरियड में आप क्या बोलेंगे, ग्रुप में नीचे आने पे साइज बढ़ता है, इधर जाएंगे तो साइज क्या हो जाएगा, घट जाएगा।
साइज घटेगा। बताइए इसका साइज सबसे छोटा है, चार्ज भी सबसे ज्यादा है, तो बताइए क्यू बाई वी में आप क्या बोलेंगे, इसके पास क्यू ज्यादा, देखो इसके पास क्यू ज्यादा और इसके पास साइज भी कम, तो बताइए क्यू बाई वी सबसे ज्यादा। तो अगर इसके पास क्यू बाई वी मैक्स हो जाएगा तो क्या ये सबसे तेज दौड़ के जाएगा, सबसे गरीब यही है। पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी सबसे मैक्सिमम है इसके पास। समझ में आ रही बात? तोड़िए फटाफट तोड़िए अगर बातें समझ में आ रही है, स्पीड में तोड़िए एकदम, कट 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 कट। गरीबों की लिस्ट बन रही है भाई, गरीबों की लिस्ट बन रही है। गरीबों की लिस्ट में अगला नाम लुईस एसिडिक कैरेक्टर चेक हो रहा है। अगला नाम 9 नंबर स्लाइड पे आ जाइए, 9 नंबर स्लाइड पे आ जाइए। अब मैं कुछ और लिस्ट और बना रहा हूं, जरा जल्दी से देख लीजिए, फटाफट देखिए, कह मेरा भी नाम लिख दो आओ समझे फटाफट। देखो ऑक्सीजन, सल्फर, ये लो, ये कौन लोग हैं जिनके अंदर NH2NP4 कॉन्फ़िगरेशन है। ध्यान दीजिए कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, NH2NP4 कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे एटम्स है ना, ऐसे एटम्स, ये भी गरीब लोग हैं, NH2NP4 कॉन्फ़िगरेशन वाले लोग। मैं आपको सारे एग्जांपल बताता जा रहा हूं, सवाल सब लग जाएंगे यहां से। ऑक्सीजन, सल्फर, ध्यान दीजिए कैसे प्रूव करेंगे कि ये लोग गरीब हैं। कहें इनके सामने जरा पैसा लाके देखो, दौड़ के भागेंगे। ऑक्सीजन, सल्फर, इनके सामने SO3-2 सल्फाइड आयन लाके फेंकना, कभी रास्ते से सल्फाइड आयन को गुजार देना साहब, जैसे गुजारोगे बताओ क्या होगा। SO3-2 जैसे इसका नेगेटिव कंटेंट ये देखेंगे -2 चार्ज, लपा जाएंगे और ऑक्सीजन घसीट लेगा इसको अपनी तरफ, क्या बनाएगा, कहेगा SO4-2 बनाऊंगा। इसको तुरंत सल्फर घसीट लेगा और क्या बनाएगा, H2O3 थायोसल्फेट आयन, और स्टेबल हो जाएंगे। ध्यान दीजिए ये लोग बहुत तेजी से घसीटते हैं नेगेटिव चार्ज को, इसका मतलब ये दोनों कौन है, NH2NP4 कॉन्फ़िगरेशन वाले लोग हैं। ऐसे जो एलिमेंट्स होते हैं जिनके अंदर ये कॉन्फ़िगरेशन होता है वो भी गरीब हैं। तो अगर आप सबको पूछे ये लोग कौन है, तो ये लोग लुईस एसिड हैं। गरीबों की लिस्ट जारी है। सूची में अगला नाम, सूची में अगला नाम 10 नंबर स्लाइड पे आ जाइए। अगर आपको कभी CO2 नजर आ जाए तो देखिए CO2 में कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना हुआ है ऑक्सीजन में, और ऑक्सीजन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन के इलेक्ट्रॉन लूट लेगा, इधर से भी इधर से भी। जब दोनों तरफ से लूटेगा ये कार्बन तो काफी लूटा हुआ महसूस करेगा, इसके पास चार्ज नेगेटिव लूट लिया गया तो इसके ऊपर पॉजिटिव कंटेंट डेवलप हो जाएगा। बताइए किसी का सेंट्रल एटम अगर पॉजिटिव चार्ज लेके बैठा है, इसका मतलब उसकी खोपड़ी पे गरीबी की निशानी है। यानी कि ये कौन है, ये लुईस एसिड है। ये कौन है, सब लुईस एसिड की चर्चा हो रही है, ये लुईस एसिड है। ऑर्गेनिक में आप इसको यूज भी करते हैं, ऑर्गेनिक की बहुत सारी रिएक्शंस में आप इसको यूज करते हैं। इसकी खोपड़ी पे जो पॉजिटिव चार्ज है इसीलिए इसके ऊपर अटैक कराते हैं, किसका, न्यूक्लियोफाइल का। बोलो मेरे दोस्त, क्या बातें समझ में आ रही हैं? अगला एग्जाम्पल सुनिए, अगला एग्जाम्पल सुनिए, SO2 और SO3, SO2 और SO3। यहां पे देखिए सल्फर के साथ डबल बॉन्ड बना हुआ है, दो लूटने वाले हैं। यहां देखिए तीन तीन लूटने वाले हैं। आपसे पूछा जाएगा इनमें ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर किसके अंदर है, इसके अंदर है। क्यों? यहां जब तीन तीन ऑक्सीजन मिलकर लूटेंगे तो बोलिए इसके ऊपर पॉजिटिव कैरेक्टर क्या बहुत ज्यादा आ जाएगा। यहां दो ऑक्सीजन लूटेंगे तो थोड़ा कम लूटा हुआ महसूस करेगा। तो अगर ज्यादा पॉजिटिव कैरेक्टर आ गया तो आप कहेंगे ज्यादा लूटा हुआ महसूस कर रहा है, इसका लुईस एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है। तोड़ते जाइए वे फटाफट, 10 नंबर के बाद 11 नंबर पे आ जाइए। अब हम लोगों ने खत्म कर लिया, बताओ किसका, गरीबों का खेल खत्म। अभी तक आप जो है गरीबों की लिस्ट बना रहे थे, गरीबों की लिस्ट बन चुकी है। अब सेठों की लिस्ट बनाते हैं। देखिए ये सेठ, सेठों की निशानी है, सेठों के पास काला धन होता है। देखिए ये जो अलग से नजर आता है दूर से मेरे दोस्त, किसी काम का नहीं है इनके, ये काला धन है। अब ये काला धन वालों को पकड़ता हूं। नहीं हमारा नाम क्यों लोग भैया, हमारे पास कौन सा काला धन, आइए समझते हैं जरा। काले धन वालों को पकड़िए जरा। काले धन वालों की लिस्ट बनने जा रही है। लुईस बेस, मोटे तगड़े व्यक्ति, सेठ टाइप के, डोनेशन देते हैं दिखाने के लिए, क्योंकि इनको काला धन एडजस्ट करना होता है। ध्यान सुनिए, दूर से नजर आ जाते हैं ROH, एल्कोहल, एल्कोहल, NH2 ग्रुप आपको नजर आ जाए, ईथर नजर आ जाए, आपको अमोनिया नजर आ जाए, देखिए सबके पास काला धन है। ये लेइए, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, यहां पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास लोन, सबके पास काला धन है। जिनके पास आपको ऐसा फ्री का काला धन नजर आ जाए, ये सब कौन है, सेठ लोग हैं। सेठों की अगली सूची देखिए। अगला सेठों को पहचान सकते हैं आप नेगेटिव चार्ज से, Cl नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, SO4-2, ये सब सेठ लोग हैं। नेगेटिव चार्ज मतलब पैसा इनके पास, ये सब सेठ लोग हैं। अगली सूची देखिएगा ध्यान से। अगली सूची में नाम जारी होगा जिनॉन के कंपाउंड, XCF2, XCF4, ये सब कंपाउंड, XCF6। बताइए इनको आप क्यों बोल रहे हैं ऐसा,
तो आप कहेंगे इनके पास भाई साहब देखो जिनॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस बाहर वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है, स्टेबल है, स्टेबल बैठे हुए देखिए सब, है ना। तो इनके पास लोन पेयर है, देखिए 8 इलेक्ट्रॉन इनके पास आउटर मोस्ट में है। यहां देखिए 2 बॉन्ड बनाने में खर्च हो गए, बोलो भाई 2 बॉन्ड बनाने में खर्च हो गए, है ना, एफ के साथ 2 बॉन्ड बनाने में खर्च हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन बचे, कितने लोन पेयर, 3 लोन पेयर, बोलो भैया 3 लोन पेयर। और 3 लोन पेयर अगर लेके बैठा है तो बताइए क्या सेठ आदमी है। ये देखिए 4 इलेक्ट्रॉन यहां खर्च हो गए बॉन्ड बनाने में, क्या 2 लोन पेयर अभी इसके पास बचे हुए हैं। यहां देखिए 6 खर्च हो गए, क्या 2 लोन पेयर, ये सब सेठ लोग हैं। सेठ अगला, अगला सेट आप सुनिएगा काफी यूज होता है, CS2 डबल बॉन्ड CS2। जब आप इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो यहां पे एक सिग्मा बॉन्ड है, यहां पे एक पाई बॉन्ड है, कौन सा वीक होता है, पाई बॉन्ड वीक होता है। तो यहां जो पाई बॉन्ड वीक है ये डोनेशन कर देता है, ये क्या कर देता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन कर देता है। तो ध्यान दीजिए आपसे पूछा जाए ये कौन है, ये लिगेंड है। इनऑर्गेनिक कभी आपने पढ़ी हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो बताइए ये अपना पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। पूछा जाता है ये कौन है, तो कहेंगे ये लिगेंड है, लीजेंड नहीं वो तो समझ पा रहे हैं, आई लाइक इट, लीजेंड तो ठीक है। खेल खत्म होता है, सारी थ्योरीज खत्म, चले मौज आ गई तो तोड़ डाली कीबोर्ड, तोड़ डाली कीबोर्ड, आयनिक समाप्त होती है। आयनिक समाप्त होती है, तोड़ी, थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए हल्का सा। अब मैं क्या करूंगा, अगली जो आगे क्लास होगी उसमें आखिरी के 10 मिनट आयनिक का रिवीजन टाइप का चलेगा, कुछ बातें मैं आपको बताता रहूंगा, ठीक है, जिससे आयनिक से मिटती भी रहे। ठीक है, हम लोग सॉल्यूशन शुरू कर लेते हैं एक काम, और दूसरा अगले क्लास के लास्ट के 10 मिनट, है ना, एक 2-3 क्लास में लास्ट के 10 मिनट में आयनिक की कुछ कुछ बातें मैं आपको बताता रहूंगा, और जिससे रिवीजन होता रहे। कितनों को मौज आ गई, कीबोर्ड तो तोड़ डालो भैया, आयनिक समाप्त होगी, सब पढ़ा दिया आपको। टाइप्स ऑफ सॉल्ट पढ़ा दूंगा आपको अगली क्लास में, आज सॉल्यूशन स्टार्ट कर लें पहले, काफी लोग सॉल्यूशन पढ़ने आए होंगे क्योंकि, ठीक है। टाइप्स ऑफ सॉल्ट अगली क्लास में आखिरी के 10 मिनट। हर क्लास में 2-2 3-3 सवाल लगेंगे, 10-10 मिनट लास्ट के देंगे आने को रिवीजन करने के लिए, कुछ सवाल कभी कुछ कंसेप्ट, कुछ सवाल कभी कुछ कंसेप्ट, ठीक है। ओके, खतरनाक तोड़ा गया है, 2-4 पेज छोड़ दीजिए आने के लिए, आप 2-4 पेज छोड़ दीजिए, हम लोग बीच में इसके कुछ काम करते रहेंगे जिससे इस पे थोड़ा आयनिक का रिवीजन, क्योंकि आयनिक को एक बार में छोड़ा नहीं जाता, धीरे धीरे रिवीजन करते रहेंगे इसका, क्लियर है। ओके, कौन फोन कर रहा है, कौन, हेलो, आवाज आ रही है, कुरियर आया है, कुरियर बॉय। हाँ भाई, तो आपने देखिए एसिड बेस थ्योरी जिंदगी में पढ़ी होगी, तो आज आपके पत्ते खुल गए पूरे। अब आप सवाल लगाइए, मैं कुछ सवाल और भी आपको लगवाऊंगा अगली बार। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अब सॉल्यूशन। कुरियर तो मतलब किसी के घर भी आ सकता है ना, कह रही कुरियर आ रहा तो बहुत अमीर हो। अरे यार गजब बातें करते तुम लोग, कह रहे कुरियर आ रहा बहुत अमीर हो। तुम्हारे घर कुरियर नहीं आया आज तक क्या? अब सुनो मेरी बात ध्यान से, चलो शुरू कर रहा हूं मैं, कौन सा चैप्टर, अब सॉल्यूशन। अब इसी तरीके से जो है सॉल्यूशन में मोक्ष प्राप्त करते हैं हम लोग, है ना, सॉल्यूशन में मोक्ष प्राप्त करते हैं। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। ओके, अब देखिए ध्यान से,
सॉल्यूशन में मिक्सचर्स को समझना शुरू करिए। देखिए 3 प्रकार के मिक्सचर से स्टार्टिंग होती है कहानी की। एक मिक्सचर को कहा जाता है, पहले वाले को, ट्रू सॉल्यूशन। दूसरे वाले को कहा जाता है कोलॉइडल सॉल्यूशन। और तीसरे वाले को कहा जाता है सस्पेंशन। ठीक है, 3 प्रकार के आपके सामने मिक्सचर्स हैं, ध्यान दीजिए। तो एक है ट्रू सॉल्यूशन, एक है कोलॉइडल सॉल्यूशन और एक है सस्पेंशन। तो आपको समझना होगा ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है। ठीक है, तो एक एक करके आपको इन तीनों पे चर्चा करनी होगी। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे मैं तीनों पे एक एक करके चर्चा करना शुरू करता हूं। और इसे आप बोल सकते हैं स्लाइड नंबर 1 किसकी, सॉल्यूशन की। ठीक है, स्लाइड नंबर 2 पे आ जाइए। भाई लोग लगे हुए 10 के तक टारगेट कर रहे हैं। तुम लोग काम बहुत तगड़े तगड़े करते हो वैसे। अब सुनो मेरी बात, लो हो गए 10, एक बार बोलते ही हो गए। चलो काम शुरू करें। सुनो मेरी बात ध्यान से, देखो इधर एक चल रहा है ट्रू सॉल्यूशन, है ना, पहला चल रहा है ट्रू सॉल्यूशन। कितने लोग जरा बताना, एक पोलिंग करा लेते जल्दी से, एक छोटी सी। कितने लोग अदर बैचेस वाले हैं? वो लोग पोल में ये लिखेंगे, कितने लोग अपने ही बैच के सुपर अचीवर के, वो लोग बी लिखेंगे। अदर वाले ए, अदर बैच, सेम बैच वाले बी। पोल आए होंगे क्योंकि कई, मेरे को ऐसा लगता है। चेक कर लेते हैं। हाँ, ठीक है भाई। चलिए स्टार्ट करें आगे। तो सॉल्यूशन अब यहां से स्टार्ट हो गया सिस्टमेटिकली। अब हम लोग चैट बंद कर रहे हैं, काम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, 9% लोग करीब मुझे दिख रहे हैं जो लोग नए हैं। ये सी वाले तुम सी और डी वाले अलग खेलते, अलग लेवल पे खेल रहे हैं। कह रहे मेरे को पता ही नहीं चलता मैं कम वक्त कौन हूं। आओ समझे। देखिए पहला है ट्रू सॉल्यूशन और दूसरा है कोलॉइडल और तीसरा है सस्पेंशन। तीनों में एक वेसल ले लीजिए। फिर एक फाइनल भी ले लो। अब ध्यान दीजिए आप क्या करने जा रहे हैं। आप ये देखने जा रहे हैं कि मैं ट्रू सॉल्यूशन जब बनाने जाऊंगा तो रिजल्टेंट कैसा मिलेगा आपको, समझिए। जो सपोज आपने यहां पानी भर दिया, आपने यहां जब पानी भरा, यहां भी, यहां भी, यहां भी जॉल भर दिया। ठीक है, अब देखिए जब आप जॉल भरेंगे उसके अंदर मिलाना शुरू करिए। आप यहां मिला दीजिए NaCl। ठीक, यहां मिला दीजिए ऑयल, तेल, यहां मिला दीजिए क्ले, मिट्टी, सैंड। तीनों के नतीजे अलग अलग आएंगे। जब आप चेक करेंगे तो आपको तीनों के जो नतीजे, चुनाव आपने 3 तरीके से करा है लेकिन तीनों के नतीजे आपको अलग अलग मिलेंगे। ध्यान दीजिए पहले वाले में जो आप चेक करेंगे तो यहां पे आपको मिलेगा NaCl डिसॉल्व हो जाएगा, Na+ बनेगा, Cl नेगेटिव बनेगा। आपको यहां पे 2 प्रकार के आयन नजर आएंगे। ठीक, इनके नीचे आप एक्वस भी लिख सकते हैं। यहां पे आपको 2 प्रकार के, तो यहां बोलेंगे एक्वस आयंस मिलना शुरू हो जाएंगे। क्या मिलना शुरू हो जाएंगे? एक्वस आयंस। ठीक है, यहां पे आप चेक करेंगे तो क्या होगा, यहां पे नीचे नीचे तो पानी रहेगा और ऊपर क्या होगा, ऊपर ऑयल की बूंदें यहां जमा हो जाएंगी। तो यहां ऊपर मीडियम में कौन रहेगा? ऑयल। ऑयल हल्का होता है तो तैरेगा ऊपर, और नीचे पानी। तो ऊपर ऑयल तैरता है
नीचे पानी रहता है। ठीक है, अच्छा। तीसरे वाले जब आप आएंगे, यहां पानी के अंदर सैंड मिलाएंगे तो क्या होगा, सैंड नीचे बैठ जाएगी, उसका उसका ग्रेविटी लग के वो नीचे बैठ जाएगी, तो सैंड यहां नीचे सस्पेंड हो जाएगी और ऊपर पानी तैरेगा। ठीक है भाई, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। जब यहां पे आपको मिलेगी क्ले या सैंड, ऊपर मिलेगा पानी, तो देखिए तीन प्रकार के खिलाड़ी आपको नजर आ रहे हैं, है ना। तीन प्रकार के खिलाड़ी आपको नजर आ रहे हैं। कौन कौन तीन प्रकार के खिलाड़ी हैं आपको, देखिए। पहला ट्रू सॉल्यूशन है, दूसरा कोलॉइडल सॉल्यूशन है, और तीसरा सस्पेंशन था। देखिए जब आप पानी में फेंक दिए जाते हैं तो आपके पास तीन चॉइस होती है। चॉइस नंबर 1, आप पानी में डिजोल्व होकर पानी पानी हो जाए। रास्ता नंबर 2, आप पानी में तैरिए ऊपर ऊपर, और जब दोनों में से आप कुछ नहीं कर पाएंगे तो पानी स्वयं आपको नीचे बैठा देगा, तीसरा काम खुद पानी कर देता है। तो देखिए यहां पे क्या हो रहा है, यहां पानी में आप डिजोल्व होकर पानी पानी हो गए। देखिए, तो यहां जो कीवर्ड यूज करेंगे वो होगा डिजोल्व किया है। क्या बोलेंगे, डिजोल्व किया है। यहां देखिए पानी में ऑयल तैर रहा है, और जब पानी में ऑयल तैरता है तो इसको क्या बोलेंगे, डिस्पर्स हो रहा है। क्या हो रहा है, डिस्पर्स हो रहा है। यहां देखिए पानी के अंदर क्ले नीचे सेडिमेंट हो गई, तो इसको बोलेंगे सस्पेंड हो गया, है ना, सस्पेंड हो गया। तो यहां तीन कीवर्ड है, बताइए कौन कौन से, डिजोल्व, डिस्पर्स, सस्पेंड। डिजोल्व मतलब घुल गया, डिस्पर्स मतलब तैर रहा है, सस्पेंड मतलब नीचे बैठ गया। अब जब ये तीन कार्यक्रम हो जाएंगे तो तीन प्रकार के आपको मिक्सचर्स मिलना शुरू हो जाएंगे, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। इसमें तीनों में डिफरेंस है। देखिए जो पहला वाला है इसमें सब मामला होमोजीनियस है, क्योंकि सिंगल एक फेज आपको मिलेगी लिक्विड स्टेट। तो यहां पे आपको एक सिंगल फेज मिल रही है, आप बोलेंगे लिक्विड फेज मिलेगी, होमोजीनियस है, यानी कि एक ही फेज है। ओवरऑल सॉल्यूशन की एक ही फेज है, कौन सी, NaCl का सॉल्यूशन बन गया, एक्वा साइंस है उसके अंदर, आप बोलेंगे लिक्विड फेज है। कौन सी फेज है भैया, केवल लिक्विड फेज है। यहां देखिए दो फेजेस है, नीचे पानी है, नीचे देखो पानी है, और ऊपर कौन है, ऊपर ऑयल है, तो दो फेज है, तो इसको क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस है। यहां पे आइए, देखो ऊपर पानी है और नीचे मिट्टी है, हेट्रोजीनियस है। ठीक है भाई, उसके बाद जो ये वाला होमोजीनियस है, इसको बोलते हैं हर जगह एक जैसा होगा। आप कहीं से भी एक ड्रॉप निकाल लीजिए, अब यहां से एक ड्रॉप निकालो, यहां से एक ड्रॉप निकालो, कहीं से निकाल लो, आपको एक जैसी मिलेगी। उस ड्रॉप के अंदर Na+Cl नेगेटिव का डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा होगा। ये यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब कहीं यूनिफॉर्म पहनता है, एक जैसा। कहीं से निकालो तो एक जैसा। यहां से अगर मान लो मग भर के निकाल लोगे तो भी वही डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा, है ना। बूंद भर निकालोगे तो भी उस पर ml में वही डिस्ट्रीब्यूशन मिलने वाला है। यानी कि हर जगह, इस कोने से निकालो तब भी वही मिलने वाला है, नीचे पेंदी से निकालो तब भी वही मिलने वाला है, यानी कि यूनिफॉर्म है। यहां पे चेक करिए, यहां नीचे कुछ और ही खेल है, ऊपर कुछ और ही खेल है, ये नॉन यूनिफॉर्म है। यहां देखिए नीचे कुछ और ही खेल चल रहा है, ऊपर कुछ और ही खेल चल रहा है, नॉन यूनिफॉर्म है। अब सवाल उठता है कि हम इनमें से क्या पढ़ेंगे। देखिए तीन प्रकार के आपके पास मिक्सचर्स हैं, इसमें से कोलाइडल सॉल्यूशन आपको सरफेस में पढ़ाया जाता है। कोलाइडल सॉल्यूशन आपको सरफेस में पढ़ाया जाता है, और सरफेस केमिस्ट्री भी मैं बहुत जहरीली वाली पढ़ाता हूं, यकीन मानिए। जितनी जहरीली में आयनिक मोल कंसेप्ट, केमिकल काइनेटिक्स आपको पढ़ाई है, केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ाया है, उतनी ही इक्वली जहरीली मैं सरफेस पढ़ाता हूं। लोगों को लगता है सरफेस रटने वाला है, किसी को गलत फहमी अगर हो सरफेस रटने वाला है तो एक काम करिएगा, झलकियां देखने के लिए एक कोर्स सर्च कर लीजिएगा मेरा, डिटेल्ड कोर्स ऑफ 12th। इसमें कंप्लीटेड कोर्स में जाइएगा, प्लस में कोर्स पढ़ा होगा, कंप्लीटेड में हो चुका है। इसमें देखिएगा सरफेस केमिस्ट्री लिखा मिलेगा आपको, जाकर के झलकी देख लीजिएगा। झलकियां देख लेंगे आपको समझ में आ जाएगा सरफेस केमिस्ट्री कैसे पढ़ाई जाती है। ठीक है, जाके देख लीजिएगा, क्योंकि आपको तो मैं पढ़ाऊंगा लेकिन झलकियां आप देख सकते हैं। ठीक, उसके बाद सुनिए, गलतफहमी दूर होनी चाहिए ना। कई लोग दावा करते हैं कि मैं बहुत जोरदार सरफेस केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। मैं दावा नहीं करता हूं, मैं कहता हूं देख के आइए, देख के आइए झलकियां, जैसे आज दिखाई है वैसी ही। देखिए यहां पे सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, कोलाइडल कहां पढ़ते हैं मेरे दोस्त, सरफेस केमिस्ट्री में। ये सरफेस केमिस्ट्री का हिस्सा है, इसको यहां नहीं पढ़ेंगे, इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे। गलत क्रॉस का मतलब गलत नहीं है, यहां नहीं पढ़ेंगे, है ना। सस्पेंशन भैया पानी मिट्टी मिला के कहीं नहीं पढ़ेंगे। हर चीज पढ़ने के लिए थोड़ी जीवन में इतनी चीजें पढ़ने को है ना। पानी मिट्टी मिला क्यों पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, इसको कहीं नहीं पढ़ेंगे। कहीं इसको कहां पढ़ते हैं
इसको कहीं नहीं पढ़ेंगे, मेरा मूड ही नहीं पढ़ने का इसको। इसको कोलाइडल में, इसको कोलाइडल सॉल्यूशन को कहां पढ़ेंगे? सरफेस में। इसको कहीं नहीं पढ़ेंगे, और इसको यहां पढ़ेंगे, इसको यहां पढ़ेंगे। बोलिए चैप्टर का नाम क्या हो गया भैया? इसका मतलब बोलिए चैप्टर का नाम क्या हो गया भाई? ट्रू सॉल्यूशन। चैप्टर का नाम क्या हो गया? इसका मतलब ट्रू सॉल्यूशन। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अगली चीज। अब बताइए चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है? हाँ, ट्रू, ट्रू सॉल्यूशन पढ़ना शुरू करिए। चलिए स्लाइड नंबर 3 में आ जाइए। यानी कि चैप्टर में लिमिट कर ली मैंने, अब मैं पढ़ूंगा ट्रू सॉल्यूशन। और ध्यान दीजिए, जब मैं ट्रू सॉल्यूशन वर्ड कहीं पे भी लिखता हूं, ठीक, तो इसका मीनिंग अंडरस्टूड है इस चैप्टर के लिए सॉल्यूशन। अब देखिए, अगर मैं केवल सॉल्यूशन बोल दूं तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। बोलो, अगर मान लीजिए मैंने पूरा नहीं लिखा है ना, ट्रू सॉल्यूशन पूरा बड़ा सा नहीं लिखा, और मैंने सिर्फ लिख दिया सॉल्यूशन, तो बताइए आप समझ जाएंगे किसकी बात हो रही है? हाँ, किसकी बात हो रही है? सॉल्यूशन की, ट्रू सॉल्यूशन की। समझ में आ रही बात? तो मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो मैं इसको शॉर्टकट में क्या लिख दूंगा आगे से? हमेशा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। समझ जाएंगे? ठीक है, चलो अब सुनो मेरी बात। मैं आपको कुछ बयान दे रहा हूं। कहानी देखिए यहीं से जहरीली हो जा रही है। 5 मिनट के अंदर कहानी में जहर फैला रहा हूं, ठीक है? 5 मिनट के अंदर सुनिए। पहला स्टेटमेंट, बयान नंबर 1, आपको बताना है कि यह बयान सही है या गलत है। बयान नंबर 1, बयान नंबर 1 सुनिए। एवरी सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर, but every mixture is not a solution. सुलेख देख पा रहे हैं? ट्रू फॉल्स बताना है। पोल शुरू कर रहा हूं, पोल 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 पोल। ब्रेक मारिए, पोल शुरू कर रहा हूं, पोल। तो आप सुलेख भी देख लीजिए, नोट्स भी देख लीजिए, कंसेप्ट भी देख लीजिए, और जुगाड़ भी देख लीजिए। परफेक्शन, परफेक्शन के साथ काम करिए, कोई कोना नहीं छोड़ता हूं। और मेरे पढ़ाने के बाद आपको कुछ नहीं पढ़ना है, कोई एनसीईआरटी नहीं, कहीं कोई किताब नहीं, जस्ट फॉलो मी। 95% लोगों ने कहा यस, सही जवाब है। संगीता अरोरा, चैतन्य, प्रियांशु, ये लोग सबसे तेज कहते हैं कि ये बात बिल्कुल सही है, सही जवाब है, और ये ट्रू बात है। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से। वो कह रहा है कि एवरी सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर, हर सॉल्यूशन एक मिक्सचर होता है। सही बात है, हर सॉल्यूशन एक मिक्सचर होता है। भाई आप मिक्सचर तो बनाएंगे ना, तभी तो सॉल्यूशन बनेगा। देखो, कुछ मिक्स करोगे ना दो चीजों को, तो हर सॉल्यूशन एक मिक्सचर है। चाहे कोई भी आप सॉल्यूशन दुनिया का उठा लीजिए, है ना? बट एवरी मिक्सचर इज नॉट अ सॉल्यूशन। किन्हीं भी दो चीजों को मिक्स करने से सॉल्यूशन नहीं बन जाया करते। सॉल्यूशन से मेरा मतलब है ट्रू सॉल्यूशन। किन्हीं भी दो चीजों को मिलाने से सॉल्यूशन नहीं बन जाया करते। सॉल्यूशन से मेरा मतलब है ट्रू सॉल्यूशन। बात समझ पा रहे हैं? मैंने बोला ना, अब मैं सॉल्यूशन बोलूंगा तो आप समझ जाना ट्रू सॉल्यूशन, और ये अंडरस्टूड होता है। तो बताइए, अगर मैं ऑयल मिला दूंगा पानी में, कुछ भी मिला दूं, कहीं क्ले मिला दूं क्या पानी में, तो क्या ये दोनों सॉल्यूशन है? ये दोनों क्या आपको ट्रू सॉल्यूशन देंगे? नहीं। ठीक है, तो हर मिक्सचर, दुनिया का हर मिक्सचर, जैसे ये लोग देखिए, ये दो मिक्सचर जो है, ये ट्रू सॉल्यूशन नहीं है। तो एवरी मिक्सचर इज नॉट अ सॉल्यूशन। कितनों को बात समझ में आ गई? तोड़िए, क्लियर स्टेटमेंट, आगे चले नेक्स्ट। हेलो, खैरा नोट्स को पाड़ दो, शॉर्ट नोट्स बन जाएगा। अरे भाई साहब, सुबह सुबह जहरीली बातें करते लोग। अगला सुनिए। अच्छा, अगला पॉइंट पॉइंट सुनिएगा मेरा। पहले एक सवाल सुनिए, चलिए एक सवाल सुनिए। ये चलो लिख ही लो यार, तुम लोग तेज बहुत हो। असल में डर लगता है मुझे सवाल पूछने में पहले तो। द फेज ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा एक बात बताना मेरे को, चलो बता ही दो। आपसे कहता है आइडेंटिफिकेशन करना है, मान लो शिनाख्त सॉल्वेंट की, कैसे?
बोलो भाई। शिनाख्त करनी है सॉल्वेंट की। मान लीजिए आप, चलिए अब आपका चैप्टर क्या हो गया भैया, ट्रू सॉल्यूशन पढ़ रहा हूं मैं, चलो मैं ट्रू सॉल्यूशन पढ़ रहा हूं, मेरे को सॉल्वेंट पहचानना है। हाँ भाई, जो ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट होगा क्या? कई लोगों ने लिखा है जो ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट होगा, ऐसा 90% लोग कहते हैं। अभी बकवास बात है, इसको सुधारिए। द फेज ऑफ सॉल्यूशन या द फेज ऑफ सॉल्वेंट मस्ट बी सिमिलर टू द फेज ऑफ सॉल्यूशन। अब अगले 2-4 मिनट जरा सुनिएगा ध्यान से। कहने का मतलब यह है कि जो सॉल्वेंट की फेज होती है वो सिमिलर होनी चाहिए सॉल्यूशन की फेज से। ठीक है, तो ऐसे पहचाना जाता है। अगर कोई पूछे ये स्टेटमेंट ट्रू है या रॉन्ग है, तो आप कहेंगे ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। ठीक है, तो ये 2 बयान आपको मैंने दिए। अब दूसरे वाले को थोड़ा समझते हैं। स्लाइड नंबर 4 पे चलिए। स्लाइड नंबर 4 पे अगर चर्चा की जाए कि भाई साहब ऐसा क्यों होता है, तो उसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलो एक एग्जांपल ही ले लेते हैं, या इसको थोड़ी देर के लिए रोक लें अगर आप, तो मैं 1-2 बातें और बता दूं फिर, क्योंकि ज्यादा समझ में आएगा। इसको रोक दीजिए, थोड़ी देर के लिए रोक दीजिए। अभी मैं इस पे चर्चा करता हूं। चलिए थोड़ी देर के लिए इसको रोक देते हैं, इस पे भी थोड़ी देर में चर्चा शुरू करते हैं। फिलहाल एक कदम आगे बढ़िए, एक और स्टेटमेंट दे रहा हूं आपको पहले, तीसरा बयान, फिर उसके बाद उस पर लौट के आएंगे भी। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द फेज ऑफ solution will be always liquid. It may be solid or gaseous also. ट्रू या फॉल्स। और जितनी बातें मैं बोल रहा हूं वो सब ट्रू सॉल्यूशन के लिए बोल रहा हूं भैया। सॉल्यूशन बोलने का मतलब ट्रू सॉल्यूशन है, वो अंडरस्टूड है, वहां भी अंडरस्टूड होगा। ये जरूरी नहीं है कि जो फेज सॉल्यूशन की हो वो हमेशा लिक्विड हो। वो सॉलिड यानी कि सॉल्यूशन की फेज सॉलिड या गैसियस भी हो सकती है। चेक करिए। चौरासी प्रतिशत लोगों ने कहा है सही बात है। चैतन्य, अमोल, मनन, और ये बिल्कुल सही बात है, यानी ये ट्रू स्टेटमेंट है। जरूरी नहीं होता है कि जो सॉल्यूशन की फेज हो वो हमेशा लिक्विड स्टेट हो, है ना। वो गैसियस भी हो सकती है और सॉलिड भी हो सकती है। क्या एग्जांपल बताओ? सॉलिड फेज का सॉल्यूशन का एग्जांपल जब आप देंगे तो इनऑर्गेनिक की पार्टी इसका एग्जांपल ज्यादा देती है, एलॉय। एलॉय यानी जब आप सॉल्यूशन बना रहे हैं तो आपकी 2 रिस्ट्रिक्शन है। आपको यूनिफॉर्म बनाना है। देखिए, जब सॉल्यूशन बना रहे हैं ना कोई भी, तो आपको 2 बातें करनी है, यूनिफॉर्म बनाना है, होमोजीनियस बनाना है। यानी कि फेज सेम होनी चाहिए, सिंगल फेज होनी चाहिए, है ना, और यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो एलॉय। ठीक। गैसियस में आप बोल सकते हैं पॉल्यूटेड एयर। पॉल्यूटेड एयर का मतलब एयर थी उसके अंदर SO2 डिसॉल्व हो गई तो बन गई पॉल्यूटेड एयर, वो गैसियस सॉल्यूशन है। इस पे भी और चर्चा धीरे धीरे होगी, लेकिन ये बात भी ठीक है। ये तीसरा बयान हो गया। अब हम लोग चौथे बयान की तरफ अगर चलें तो इस चैप्टर में अपनी थोड़ी सी लिमिट पहले तो अपने को समझनी होगी, है ना। वो लिमिट पहले समझ लेते हैं। ध्यान दीजिए, इस चैप्टर के अंदर आप जो पढ़ने जा रहे हैं वो है ट्रू सॉल्यूशन। ये आप समझ चुके हैं, जिसे हमने सॉल्यूशन नाम दे दिया है ना, जिसे हमने सॉल्यूशन नाम दे दिया है। और थोड़ा आप और अंदर जाएं तो आपको पढ़ना है बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन सुनते हैं कि ध्यान से? बाइनरी सॉल्यूशन बोलने का मतलब है कि 2 कंपोनेंट रहेंगे, 2 कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट की मिक्सिंग होगी, है ना। जैसे एक को आप बोलेंगे सॉल्वेंट और एक को बोलेंगे सॉल्यूट।
यही आपके सिलेबस में बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपको बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है, यानी कि दो कंपोनेंट होंगे, है ना। और दूसरी बात, आपको ट्रू सॉल्यूशन पढ़ना है, यानी कि यूनिफॉर्म और होमोजीनियस पढ़ना है। ये आपका चैप्टर की बात होगी। अब हम लोग और अंदर चलना शुरू करते हैं। मान लीजिए आपने इसको पढ़ना शुरू किया और इस स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करें और इस स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करें, दूसरे को और तीसरे को, दोनों बयानों को अगर और समझा जाए, तो मैं स्लाइड नंबर 5 पे चलता हूं। मैंने आपसे कहा कि साहब मेरे को सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ना है, ठीक है, वो भी ट्रू सॉल्यूशन, है ना। अंडरस्टूड है, ट्रू सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, सॉल्वेंट और सॉल्यूट, ठीक है। इन दोनों को मिलाएंगे, आप बाइनरी पढ़ने जा रहे हैं तो बाइनरी पढ़ने का मतलब इन दोनों को मिलाएंगे और ये बन जाएगा, है ना। अब आप थोड़ा अंदर अगर इसमें चलें, तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, जरा समझिएगा ध्यान से। मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो सॉल्यूशन है ना, इसकी फेज, ये जो सॉल्यूशन है इसकी फेज सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है और गैसियस भी हो सकती है। क्लियर। लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन आपको फॉलो करनी होगी कि जो सॉल्वेंट की फेज है, जो सॉल्वेंट की फेज है, क्योंकि हम ट्रू सॉल्यूशन ही पढ़ रहे हैं, अब मैं बार बार नहीं बोलूंगा, अंडरस्टूड ट्रू सॉल्यूशन है। जो सॉल्वेंट की फेज है वो सॉल्यूशन से मैच करनी चाहिए, मैच करनी चाहिए। और अगर मैच करनी चाहिए तो बताइए, अगर ये सॉलिड है तो इसको भी सॉलिड होना पड़ेगा, अगर ये लिक्विड है तो इसको भी लिक्विड होना पड़ेगा, और अगर ये गैसियस है तो इसको भी गैसियस होना पड़ेगा। क्लियर। अच्छा, सॉल्यूट क्या हो सकता है, सॉल्यूट किस फेज में हो सकता है? तो आप कहेंगे सॉल्यूट आपकी जो इच्छा हो उसमें रखिए, जो इच्छा हो उसमें रखिए, हमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रिस्ट्रिक्शन किस में है? द फेज ऑफ सॉल्वेंट मस्ट बी सिमिलर एज द फेज ऑफ सॉल्यूशन। देखिए दोनों को मैच करना पड़ेगा, दोनों को मैच करना पड़ेगा, ठीक। एक बात। दूसरी बात, अगर मैं इसमें से अगर इसकी चर्चा करना शुरू करूंगा तो मैं बोलूंगा ये सॉलिड सॉल्यूशन है। अगर मैं लिक्विड की बात करना शुरू करूं, मतलब फेज अगर लिक्विड है सॉल्यूशन की, तो मैं बोलूंगा लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ने जा रहा हूं। और अगर मैं इसकी बात करना शुरू करूंगा तो मैं बोलूंगा गैसियस सॉल्यूशन पढ़ने जा रहा हूं। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, इसमें से सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल है एलॉय, है ना, एलॉय। और ये आपको इस जगह नहीं पढ़ना है, मतलब इस चैप्टर में हमें इसकी चर्चा नहीं करनी, ये चर्चा इनऑर्गेनिक वाली पार्टी करती है, ठीक है। गैसियस सॉल्यूशन में एग्जांपल आप ले सकते हैं पॉल्यूटेड एयर, एयर के अंदर SO2 एक पॉल्यूशन जाके डिसॉल्व हो गया, है ना, SO2 के फॉर्म में। तो एयर थी गैसियस, उसके अंदर SO2 डिसॉल्व हो गया, गैसियस के अंदर गैसियस, है ना। तो ये गैसियस सॉल्यूशन का आपका एग्जांपल मिल सकता है पॉल्यूटेड एयर, ठीक है। अब आपको ये भी यहां नहीं पढ़ना है, ये भी यहां नहीं पढ़ना है, इसको हम लोग मोल कंसेप्ट में पढ़ते हैं, है ना। और चाहे तो थोड़ा बहुत आप पढ़ सकते हैं, पीपीएम में आपको इसकी चर्चा मैं करा दूंगा, लेकिन यहां बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना आपको। इसमें पीपीएम में पॉल्यूशन का लेवल निकलवा दूंगा मैं आपको, तो ये आपको डिटेल में कोई खास यहां नहीं पढ़ना है। सॉलिड सॉल्यूशन आपको इनऑर्गेनिक वाली पार्टी पढ़ाएगी, एलॉय वगैरह। गैसियस सॉल्यूशन आपको थोड़ा बहुत मैं बता दूंगा, ज्यादा नहीं पढ़ना है। मेनली आपको यहां पढ़ना है क्या, जरा टाइप करिएगा, लिक्विड सॉल्यूशन। मेरे ख्याल सबको बातें समझ में आने लगी। लिक्विड सॉल्यूशन। अब देखिए, कई लोग चैप्टर की शुरुआत यहीं से करते हैं। आप कुछ किताबें देखेंगे और कुछ तथाकथित बुद्धिजीवियों से मिलेंगे तो सीधे लिखते हैं इस चैप्टर का नाम है लिक्विड सॉल्यूशन। और आप अगर ध्यान से देखें, है ना, चैप्टर का नाम, आप कोई किताब पढ़ेंगे ना, बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो इस चैप्टर का नाम लिक्विड सॉल्यूशन लिख के रखती हैं। कई बुद्धिजीवी यहीं से पढ़ाना शुरू करते हैं, पीछे की उनको कोई खबर ही नहीं है। मैं आपको लिक्विड सॉल्यूशन पे कब पहुंचाया, पहले का पूरा कंसेप्ट समझाया है। देखिए लिक्विड सॉल्यूशन पे अब यूं ही नहीं पहुंच गए हैं, यूं ही नहीं पहुंच गए। कैसे पहुंचे, जरा एक बार सफर हो जाए। सफर कैसे तय किया आपने, जरा एक बार इसकी चर्चा कर लेते हैं, है ना। सफर कैसे तय किया आपने, उसकी जरा चर्चा कर लेते हैं। ध्यान सुनिए, सबसे पहले शुरुआत आपने करी कहां से, जरा सुनिएगा ध्यान से। शुरुआत आपने कहां से करी? शुरुआत आपने करी, तीन प्रकार के लोग होते हैं,
तीन प्रकार के मिक्सचर, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन। फिर मैंने कहा कि एवरी सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर बट एवरी मिक्सचर इज नॉट अ सॉल्यूशन। एवरी मिक्सचर इज नॉट अ सॉल्यूशन। इन पे क्रॉस लगा दिया, इस पे टिक लगा दिया। फिर मैंने आपको इसको पढ़ाना शुरू किया। फिर जब इसको पढ़ाना शुरू किया मेरे दोस्त, तो मैंने आपको बोला जरूरी नहीं है कि जो सॉल्यूशन है उसकी फेज हमेशा सॉलिड ही हो। उसकी फेज सॉलिड भी हो सकती है, उसकी फेज लिक्विड भी हो सकती है, उसकी फेज गैसियस भी हो सकती है। अगर लेकिन इसमें सॉल्वेंट अगर आप कोई लेंगे तो जो सॉल्वेंट होगा उसकी फेज इससे मैच करनी चाहिए। फिर मैंने आपसे कहा कि अगर मैं यहां इसको सॉलिड फॉर्म में लेता हूं, सॉल्यूशन को, है ना, सॉल्यूशन को, तो ये सॉलिड सॉल्यूशन है, ये लिक्विड सॉल्यूशन है, ये गैसियस सॉल्यूशन है। ठीक है। फिर मैंने आपसे कहा गैसियस आपको यहां ज्यादा पढ़ना नहीं है, सॉलिड सॉल्यूशन आपको पढ़ना नहीं है, आपको ये पढ़ना है। और फिर यहां से निकल के आया कौन? लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, लिक्विड सॉल्यूशन। अब जरा ध्यान दीजिए, जब ये लिक्विड सॉल्यूशन यहां से आ गया तब चैप्टर का नाम यहां से स्टार्ट हो जाता है। अब चैप्टर स्टार्ट होता है भैया यहां से लिक्विड सॉल्यूशन। तो कई लोग का तो चैप्टर यहीं से शुरू होता है। अब उसके बाद हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो अगला पॉइंट होगा इसके अंदर घुस जाओ। अब लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर घुस जाओ। जब लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर आप घुसेंगे मतलब इसके अंदर आ गए। तो मैंने क्या बोला, लिक्विड अगर आप सॉल्यूशन रखते हैं तो सॉल्वेंट भी आपको लिक्विड रखना होगा। सुनते हैं ना ध्यान से, लिक्विड अगर आप सॉल्यूशन रखते हैं तो सॉल्वेंट भी लिक्विड रखना होगा। लेकिन सॉल्यूट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सॉल्यूट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, इस कारण इसमें तीन केस बनेंगे। आई लाइक इट। अब सुनिए ध्यान से, तीन केस जब आप बनाएंगे तो आप कहेंगे अब इसके अंदर और घुसूंगा। ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्वेंट है, और ये सॉल्यूट है। ध्यान सुनिएगा, ये अगर मैं यहां पे, अब ये यहां पे बताना सॉल्यूशन की फेज आप क्या लिखेंगे? बोलो भाई, सॉल्यूशन की फेज क्या लिखूं मैं? तीन लिखूं या कोई एक लिखूं? एक ही लिखेंगे। कौन सी? लिक्विड, क्योंकि चैप्टर लिमिटेड हो गया। चैप्टर है लिक्विड सॉल्यूशन। बताइए, अगर चैप्टर में लिक्विड सॉल्यूशन आप पढ़ रहे हैं तो फिर भैया ये बताओ कि सॉल्वेंट क्या लेंगे? सॉल्वेंट क्या लेंगे बताओ? सॉल्वेंट क्या लेंगे? क्या सॉल्वेंट भी फिक्स हो गया? सॉल्वेंट भी लिक्विड होगा। क्यों? सॉल्वेंट वही जो सॉल्यूशन से मैच करे। फिर इसके अंदर जब आप तीन केस बनाएंगे तो मैंने क्या बोला, सॉल्यूट कोई भी हो सकता है। और जब सॉल्यूट कोई भी हो सकता है तो तीन तीर और निकलेंगे। एक तीर जाएगा सॉलिड की तरफ, एक लिक्विड की तरफ, और एक गैस की तरफ। अब ध्यान दीजिए, जब ये तीन तीर यहां जाएंगे तो इन तीन तीरों में यही तीन चीजें आपको इस चैप्टर में पढ़नी है। अब चैप्टर यहां से आगे बढ़ता है। ये तीनों लिक्विड सॉल्यूशन है। तोड़िए, बात समझ में आ गई? तो देखिए, शुरू कहां से किया था मैंने? शुरू कहां से किया था? मैंने कहा था तीन लोग होते हैं, ट्रू, कोलाइडल, सस्पेंशन। एवरी सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर बट एवरी मिक्सचर इज नॉट अ सॉल्यूशन। क्रॉस लगा दिया, इन मिक्सचर्स पे क्रॉस लगा दिया। फिर कहा ट्रू सॉल्यूशन पढ़ना शुरू करिए। सॉल्यूशन कोई भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। गैस के सॉल्यूशन आपको नहीं पढ़ना है यहां पे। सॉलिड सॉल्यूशन आपको यहां नहीं पढ़ना चाहता, लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ना है। लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर आ जाइए। लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर आ जाइए नेक्स्ट स्लाइड पे। ये रहा लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूशन तो लिक्विड है, तो सॉल्वेंट को भी लिक्विड होना पड़ेगा। लेकिन सॉल्यूट तीन प्रकार के हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब जब आप इस चैप्टर में पढ़ना शुरू करते हैं तो जरा बताइए, जब आप लिक्विड को लिक्विड में मिलाते हैं, लिक्विड को लिक्विड में मिलाते हैं, ठीक है, सॉलिड को लिक्विड में मिलाते हैं और गैस को लिक्विड में मिलाते हैं, यही तो इस चैप्टर में पढ़ते रहते हैं। ध्यान दीजिए, जब लिक्विड को लिक्विड में मिलाते हैं तो क्या पढ़ते हैं? बेंजीन में टॉलुइन मिला दूंगा। बोलो मेरे दोस्त, बेंजीन में टॉलुइन मिला दूंगा। जब आप लिक्विड के अंदर सॉलिड मिलाते हैं
तो आप कहते हैं कि पानी के अंदर यूरिया मिला दूंगा, पानी के अंदर सुक्रोज मिला दूंगा। बताइए, जब आप लिक्विड में गैस मिलाते हैं तो ये हेनरी लॉ कहलाता है, पानी के अंदर N2 डिजॉल्व हो जाती है। चैप्टर यहां से शुरू होगा, चैप्टर यहां से शुरू होगा, फिर यहां से गुजरता हुआ यहां पे अंत हो जाएगा। समझ में आई बात? चैप्टर शुरू होगा बेंजीन टॉलरेंस से, फिर पानी यूरिया पे जाएगा, और फिर अंत होगा उसका हेनरी लॉ पे। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड पढ़ा जाता है। कितनी बात समझ में आ गई? क्या चैप्टर आपके सामने नाचने लगा है? क्या वो दिख रहा है आपको? क्या वो आपको बुला रहा है? क्या वो हम लोग पढ़ें? तो यूं ही कुछ मत पढ़ना शुरू कर दिया करिए मेरे दोस्त, हर चीज का कंसेप्ट है। अब अगर आपको बातें समझ में आना शुरू हो गई हैं तो मैं आपको एक सवाल देता हूं, एक सवाल देता हूं। अब देखिए, हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं, मतलब इस चैप्टर में हमको ये पढ़ना है, और इस चैप्टर में मैं 3 केस पढ़ने, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3। जब ये तीनों केस हम लोग पढ़ लेंगे तो ये चैप्टर खुल जो चुका रहेगा। तो इसे खोल दिया आज, अब इसे हम बंद करने की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। अगला कदम, मतलब आज ही थोड़ी बंद कर देंगे, लेकिन अब बंद होने की तरफ खेल शुरू हो चुका है, चैप्टर खुल चुका है। चलिए, ओपनिंग सेरेमनी आज हो चुकी है। अब आइए 8 नंबर स्लाइड पे मेरे दोस्त, एक सवाल लिखते हैं। एक सवाल लिखते उससे साफ हो जाएगा कि आपने अभी तक की बातें समझी हैं या सुनी है। कहने दोनों एक ही तो होता है? एक नहीं होता लक्ष्मण, सुनने और समझने का फर्क ही तो तय करता है कि आप कौन है। ध्यान से पढ़िए सवाल को। कोई आंसर यहां नहीं देगा, सब लोग पोल में। पोल में। चलिए, पोल शो करें। चलो भाई, आ गया। लेडर बोर्ड चढ़ जाइए। कुछ लोगों का लेडर बोर्ड है, तथा कथित लीडर बोर्ड है, लेकिन चैतन्य, मनन, मीनल, कम लोगों का सही हुआ भैया। अब ध्यान सुनिए, यही मैंने आपको सिखाया था। ध्यान से आप अगर पढ़े हो अभी तक की बात तो हो जाना चाहिए था। देखिए, ये अभी आपको सिखाया कि ये लिक्विड सॉल्यूशन है, शुगर सिरप, चाशनी,
और बताइए इसके अंदर आपने केन शुगर लिया 60%, मतलब ज्यादा, जो कि सॉलिड था। 40% आपने लिया जो कि कम था, पानी लिक्विड। चाशनी बनाएंगे ना, जलेबी छानेंगे उसमें। अब जरा मेरे को बताना मेरे दोस्त की इसमें अगर आप वो डेफिनेशन लगाएं जो आप आते ही आपने आज उगली थी। बताइए, आज आते ही आपसे मैंने पूछा था, कुछ समय पूर्व का एक सवाल है, आपसे मैंने पूछा था, यहां आ चुका है सवाल, देखिए यहां पे ये रहा। मैंने पूछा था सॉल्वेंट कैसे पहचानते हो ट्रू सॉल्यूशन के अंदर। आपने उगला था यहां पे कि सॉल्वेंट वो जिसका अमाउंट ज्यादा हो। मैक्सिमम लोगों ने कहा था सॉल्वेंट वो जिसका अमाउंट ज्यादा हो। अपनी गलत फहमियों को दूर करते रहिए, जीवन में सबसे बुरी चीज गलत फहमी है। कई लोगों की मैंने दूर कर दी है जीवन में, और लगातार मेरा प्रयास रहता है। ठीक है, दोनों की दूर करता हूं, हर प्रकार के पढ़ने वाले पढ़ाने वाले हर प्रकार के लोगों की दूर करता हूं, ये मेरा जीवन का उद्देश्य है। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, तो यहां पे H2O लिक्विड का अमाउंट कम है, अमाउंट कम है, और जो केन शुगर है जो कि सॉलिड है, जो कि सॉलिड है, उसका अमाउंट ज्यादा है। लेकिन जो ज्यादा है वो सॉल्वेंट नहीं है, जो ज्यादा है वो सॉल्वेंट नहीं है, जिसकी फेज सॉल्यूशन की फेज से मैच करती है, सेम 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 सेम, वो सॉल्वेंट है। थोड़ी शेम शेम नहीं, सेम सेम थोड़ी। चलिए आगे बढ़े, सबको क्लियर सारी बातें। तो बताइए, क्या मैंने कहा था ना मैं कुछ बयानों को बाद में समझाऊंगा, तो मैं कुछ भूलता नहीं हूं। आप ये मत सोचिए कि क्या ये कभी ये बयान भूल गया, इसने कहा था इस बयान समझाएगा आगे, क्या ये भूल गया। मैं भूलता कुछ नहीं, क्योंकि मैं किसी को याद ही नहीं रखता। याद रखने में भूलने का खतरा बना रहता है, इसीलिए मैं किसी को याद ही नहीं रखता। भूलने का खतरा ही नहीं है, समझिए ध्यान से। तो जो सॉल्वेंट वो है साहब जिसकी फेज सिमिलर हो सॉल्यूशन से। बात समझ में आ गई आपको ये वाली। बताइए, क्या तीन बयान मैंने आपको जोरदार तीन बयान दिए, ये तीनों बयान सवालों में आ सकते हैं, ध्यान सुनिए, इसमें कंफ्यूज होते हैं लोग। पहला बयान मैंने आपको क्या दिया, एवरी सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर बट एवरी मिक्सचर इज नॉट अ सॉल्यूशन, क्लियर। दूसरा बयान, द फेज ऑफ सॉल्वेंट मस्ट बी सिमिलर टू द फेज ऑफ सॉल्यूशन, क्लियर। तीसरा बयान, it is not necessary that the phase of solution will be always liquid, it may be solid or gaseous also। कितने लोगों को तीनों बयान क्लियर हो गए। चलिए, अब हमारा चैप्टर लिमिट हो चुका है। अब हमें चैप्टर में सिर्फ एक ही चीज पढ़नी है, बहुत छोटा चैप्टर हो गया, देखिए कह रहे हैं बहुत आसान हो गया। अब मैं चैप्टर में सिर्फ एक चीज पढ़नी है, लिक्विड सॉल्यूशन। उसके अंदर तीन केस हैं, ये तीन केसेस को पढ़ना है। तो हम लोग एक एक करके तीनों केस को पढ़ते हैं। चलिए, अब लिक्विड सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, इस पे चर्चा करना शुरू करते हैं। अगला पॉइंट है, कोई लिक्विड सॉल्यूशन मेरे सामने आ गया, मेरे को इसी को पढ़ना है केवल, ना सॉलिड सॉल्यूशन पढ़ना ना गैसियस पढ़ना, इसी को पढ़ना है। अब इसको पढ़ने के लिए मैं क्या पढ़ूंगा, वो चर्चा करते हैं। इसको बोलते हैं क्या, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या चीज होती है। कोई आपसे जिंदगी में पूछे कंसंट्रेशन क्या होता है, तो आप उससे कहेंगे इट इज द, अरे रुक जाओ, कल से नहीं, अभी रुको, रुको जरा। इट रिप्रेजेंट्स, सबर करो, हाँ, द रिलेटिव अमाउंट of solute present in solvent or in the solution। ये विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट, प्रेजेंट इन का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट और विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन। ठीक, अब जरा समझिए, ये सब पढ़ने से पहले मैंने आपको सारी लॉजिकल बातें बताई, क्योंकि होता क्या है सॉल्यूशन में आगे की बातें तो लोग पढ़ लेते हैं, कहते हैं डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू आई के एफ इनटू एम, बैठ के वांट ऑफ फैक्टर पढ़ के बैठा हूं, और उसने जरा सा भाई साहब स्टेटमेंट का एक सवाल दे दिया, कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज
करेक्ट इनकरेक्ट कुछ ऐसे 3 बयान दे दिए उसने। अब आपको इनकी हवा ही नहीं है साहब। आप कह रहे हैं मैं डेल्टा टीएफ निकाल दूं क्या इस बार? वो कहेगा अगली बार पूछूंगा तब निकालना, अभी तो फिलहाल चले आप फॉर्म भर लें अगली बार का। तो आपको सब पढ़ना पड़ेगा, चैप्टर में सब आना चाहिए आपको। तो देखिए कंसंट्रेशन क्या होता है, एक रिलेटिव अमाउंट होता है। रिलेटिव अमाउंट मतलब कम ज्यादा, किसका? सॉल्यूट का। किसके रिस्पेक्ट में देखते हैं? कभी कभी सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में देखते हैं और कभी कभी सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में देखते हैं। इसलिए 2 प्रकार की कंसंट्रेशन टर्म्स आपको मिलेंगे। अगला जो पॉइंट आपको पढ़ना है वो है कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स का मतलब है कि कंसंट्रेशन को कैसे कैसे मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं, कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो उसमें आप पाएंगे कभी कभी सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट किया जाता है सॉल्यूट को, और कभी कभी सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में। जैसे मोलैरिटी भी आप पढ़ते हैं और मोलैलिटी भी पढ़ते हैं। तो जब मोलैरिटी बड़ा एम पढ़ते हैं, बड़ा एम, तो वहां पे नीचे सॉल्यूशन का वॉल्यूम लगता है, इतना तो सभी को पता होगा। और जब छोटा एम लगाते हैं तो नीचे सॉल्वेंट देखा जाता है डिनोमिनेटर में। तो दोनों के रिस्पेक्ट में देख सकते हैं। अब देखिए यहां पे कुछ चर्चा करना शुरू करें, कौन कौन से कंसंट्रेशन टर्म्स आपको पढ़ने हैं। ये पहला हिस्सा है। अब यहां से पार्ट 1 शुरू हो जाता है, इसको पहला हिस्सा कहते हैं सॉल्यूशन का। पार्ट 1 जब हम लोग फिनिश करेंगे तब हम लोग वेपर प्रेशर की तरफ चलेंगे, वो पार्ट 2 होगा। तो यहां पे कुछ पहले आप इनको समझिए, इन पे सवाल सबसे ज्यादा पहले तो आते हैं। कौन कौन से ऐसे कंसंट्रेशन टर्म्स आपको पढ़ने हैं? नंबर 1 ग्राम पर लीटर, नंबर 1 पे है ग्राम पर लीटर। नंबर 2 परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, 3 नंबर। परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी, 4 नंबर। परसेंटेज वी बाई वी, 5 नंबर। मोलैरिटी, यहां आ जाओ, 6 नंबर। फॉर्मेलिटी, अगला नॉर्मेलिटी, अगला मोलैलिटी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं बड़े एम से। फॉर्मेलिटी एफ, नॉर्मेलिटी कैपिटल एन, मोलैलिटी स्मॉल एम। अगला अगला आपको पढ़ना होगा पीपीएम। पीपीएम भी 3 प्रकार का हो सकता है, पार्ट्स पर मिलियन, डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, डब्ल्यू बाई वी एवं वी बाई वी। अगला मोल फ्रैक्शन। अगला लास्ट बट नॉट द लीस्ट। आजकल ऐसा चलता है, एक जगह ऐड चल रहा है, आप देखना, कहते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट। सो इंग्लिश वॉल्यूम स्ट्रेंथ। आई लाइक इट। उसमें से लास्ट हटा लो तब सही है, और नॉट हटा लो। ये लास्ट है नहीं तो नॉट हटा लो। आप समझो मेरी बात। अब देखिए ध्यान से, यहां पे वॉल्यूम स्ट्रेंथ है H2O2 सॉल्यूशन का, वॉल्यूम स्ट्रेंथ है H2O2 सॉल्यूशन का। ये अलग कहानी है, ये H2O2 जैसे सॉल्यूशन के लिए पढ़ी जाती है, ये अलग टाइप की चीज है। ठीक है, तो बाकी सब आपको पढ़ने बहुत कायदे से पहले। तो अब एक एक करके आपको यहां से शुरुआत करनी है ग्राम पर लीटर से, और एक एक करके सबको बहुत विधिवत तरीके से डिटेल में पढ़ना है ना, डिटेल में। तो आज मैं शुरुआत कर लेता हूं ग्राम पर लीटर की, फिर हम लोग धीरे धीरे। अच्छा, जिनको जिंदगी में कितने लोग आप कैसे हैं जिनको मोलैलिटी से डर लगता है? मोलैलिटी और मोलैरिटी के रिलेशन से डर लगता है। वो बड़ा सा पहाड़ जैसा एक रिलेशन होता है? कितनों को ये नहीं समझ में आता कि बड़ा 1 मोलर और 1 मोलर में कौन गाढ़ा होता है? मोलैरिटी और मोलैलिटी के रिलेशंस नहीं समझ में आते। इन सब को मैं मतलब निपटा देता हूं एकदम ऐसी तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा कि आपका मतलब डर पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। तो आपको बने रहना है खेल के अंदर, नियमित रहिए, बिल्कुल रेगुलर बने रहिए। तो आपको ये सब यूनिट वगैरह हवा में दिखना शुरू हो जाएंगे। ये बड़े बड़े जो पहाड़ जैसे फॉर्मूले हैं वो सब मतलब सबका जुगाड़ है। अब सुनिए, रटेंगे नहीं, ऐसा नहीं कि याद करें, याद करा दूं क्या? कई लोग सॉलिड स्टेट में वो सब याद करें, जैसे सॉलिड स्टेट पढ़ते हैं, कहते हैं CT HTR MTR, CMT HTR, कह रहे हेक्सागोनल याद हो गया लो। वो नहीं करता हूं मैं, वो सस्ता वाला नहीं है मेरा, अपन का थोड़ा महंगा वाला है, अलग है, करेंगे।
चलिए ग्राम पर लीटर में आइए, एक कर लेते हैं। मान लीजिए आपको कहीं कहता है x ग्राम पर लीटर लिखा हुआ है ना, x ग्राम पर लीटर लिखा हुआ है। आपसे कहता है भाई साहब x ग्राम पर लीटर का मतलब समझाओ, है ना। उसने कहा x ग्राम पर लीटर का मतलब समझाओ। तो आप कहेंगे कि अगर मैं, ध्यान सुनिए मेरी बात, अगर मैं 1 लीटर का सॉल्यूशन लेता हूं, देन उसके अंदर x ग्राम अगर सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो उस सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो x ग्राम पर लीटर है। ठीक, इसको स्ट्रेंथ भी कहा जाता है, कैपिटल S से भी रिप्रेजेंट करते हैं इसको। अच्छा, इसका क्या ये मतलब समझा जाए कि आपने 1 लीटर सॉल्यूशन ले लिया? बताइए, अगर ये कहीं पे लिखा मिल जाए आपको x ग्राम पर लीटर, तो इसका क्या ये मतलब समझ लिया जाए कि आपने 1 लीटर सॉल्यूशन ले लिया? नहीं, नहीं, कंडीशनल बयान है। अगर मान लीजिए मैं 2 लीटर सॉल्यूशन लेता देन तो आपको यहां 2x ग्राम सॉल्यूट मिलेगा। इसी तरीके से अगर आप इसका वॉल्यूम बढ़ाते चले जाएंगे तो यहां 3x ग्राम मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। लोग सिर्फ पहला वाला पढ़ के निकल लेते हैं और उनको लगता है यही मतलब होता है, लेकिन ध्यान दीजिए ये कंडीशनल बयान है, और ऐसे हजारों कंडीशनल बयान आप दे सकते हैं। इन सब कंडीशनल बयान का आंसर एक ही है, x ग्राम पर लीटर। कोई व्यक्ति आपसे कहता है x ग्राम पर लीटर दिया हुआ है, तो ये भी मतलब सही है, ये भी मतलब हो सकता है, और ये भी मतलब हो सकता है। इनमें से क्या होगा वो तब तय होगा जब वो इसमें या इसमें से कोई एक बात का खुलासा कर दे। या तो वो ये रिस्ट्रिक्ट कर दे कि सॉल्यूशन 2 लीटर का है, या तो वो ये रिस्ट्रिक्ट कर दे कि सॉल्यूशन के अंदर 2x ग्राम सॉल्यूट है। तो इनमें से कोई एक बात रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, लेकिन जब तक वो कुछ कहता नहीं है तब तक सारे रास्ते खुले हुए हैं। कितनों को बात समझ में आ गई? ठीक है, क्लियर? जैसे उदाहरण के तौर पे सवाल सुनिए, पहली लाइन पे जहरीला सवाल बन जाता है। आपसे कहता है 4 ग्राम प्रति लीटर NaOH सॉल्यूशन है। मैंने आपसे पूछा, ये क्वेश्चन है, मैंने आपसे पूछा कि मास ऑफ NaOH कितना है? ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पे। बोलो भाई। मैक्सिमम लोगों ने गलत जवाब दे दिया, यानी कि आप कुछ सीख ही नहीं रहे हैं, सुन ही नहीं रहे ध्यान से इसका मतलब। सही जवाब है कह नहीं सकते। कह रहे ये क्या है? कह नहीं सकते। ये वही है जो आप ज्यादातर कहते हैं। ये वही है जो आप ज्यादातर कहते हैं, कह नहीं सकते। ध्यान दीजिए, मैंने आपको बोला 4 ग्राम प्रति लीटर NaOH है, तो इसका मास ऑफ NaOH बताओ। तो आप कहेंगे अगर 1 लीटर का सॉल्यूशन होता, ध्यान सुनना जरा, अगर 1 लीटर का सॉल्यूशन होता 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 हमें क्या पता कितने लीटर का सॉल्यूशन है, तो इसके अंदर 4 ग्राम NaOH होता। लेकिन क्या पता ये सॉल्यूशन जो आपने लेके रखा हुआ है ये इतना हो 1 लीटर का, या ये 2 लीटर का हो, या ये 4 लीटर का हो, मेरे को क्या पता? आपने बताया क्या? उसने कभी कहा? बताया नहीं, मैंने कभी पूछा नहीं। बताइए, अगर यही सॉल्यूशन 2 लीटर का निकला है, सेम कंसंट्रेशन, ये तो कंसंट्रेशन है ना, सेम कंसंट्रेशन, तो बताइए यही सॉल्यूशन अगर 2 लीटर का निकला है तो क्या ये 8 ग्राम NaOH प्रेजेंट होगा? तो ये कितने लीटर है जब तक आप ये मुझे नहीं बताते हैं, ये नहीं बताते हैं, तब तक मैं नहीं बता सकता कि ये 4 ग्राम है, 8 ग्राम है, या 12 ग्राम है। तो ये कुछ भी हो सकता है, ऐसे डॉट 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 चलता चला जाएगा, इधर भी चलता चला जाएगा। 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, इधर भी चलता जाएगा, 4, 8, 12, 16, कुछ भी हो सकता है, मेरे को क्या पता। हाँ, लेकिन जब सवाल में मैं कह दूंगा कि मैंने 1 लीटर का सोल्यूशन लिया है और साथ में ये है, तब आप बता सकते हैं हाँ, आप कंफर्म 4 ग्राम होगा। रेशियो ही तो है। कितनों बात समझ में आ रही है? चैतन्य, यस, कोई ना। तो आज आपको झलकियां दिखा दी गई अगले टर्न पे जोरदार तरीके से। आगे बढ़ेगा, सॉल्यूशन आते रहिए, नहीं तो आना पड़ेगा। नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। मेरा एक सेशन है, लीप सेशन, तो उससे मुझे जाना है, और फिर मिलते हैं आपसे। ठीक है, जितना आपको पढ़ाया गया आनिक में और सॉल्यूशन में सब रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। सेशन जोरदार लगा, हर तरफ इसको फैला दीजिए। ये मेरा रेफरल कोड है, यत्र तत्र सर्वत्र, हर तरफ बता दीजिए इसको। जो लोग नए जुड़े हैं रेगुलर बने रहिए, आते रहिए, नहीं तो आना पड़ेगा।
धन्यवाद, नमस्कार। संडे को क्या है भाई? संडे संडे 17 तारीख। संडे को क्लास है भैया। अगली क्लास 17 तारीख को है। 17 को संडे को क्लास है भाई। इस क्लास को शाम को शिफ्ट कर दें क्या, अंधेरी रात में? सुबह 6 बजे कौन उठेगा? सुबह 6 बजे। हाँ, कितने लोग कहते हैं दिन में रखने तो डे। कितने लोग मतलब 9:30 के आसपास। 9:30 AM। एम का मतलब बता दूं, कई लोग एम मतलब नहीं बताओगे। एम का मतलब एजम ऐसा नहीं है। हाँ। अच्छा, और कितने लोग कहते हैं कि रात को शिफ्ट कर दो, मतलब 9 बजे के आसपास, 9 PM टाइम। 9 PM टाइम। ये लोग ए लिखेंगे पोल में। जो डे वाले हैं, दिन वाले हैं, वो लोग ए लिखेंगे, और जो नाइट वाले हैं वो लोग बी लिखेंगे। हेलो। नमस्कार, जय भारत। कंपटीशन बहुत तगड़ा है। जो चल रहा है वही चलने दो भैया, फिर तो। डाल।